गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज हम बात करने वाले हैं साइंस में टोटल 250 ऑब्जेक्टिव। और आप समझ लो मेरे भाई कि ये 250 ऑब्जेक्टिव जो आप कर लीजिएगा ना सर, तो आप पूरे का पूरे पेपर में जितना भी ऑब्जेक्टिव रहेगा ना सर, वो सारे का सारे फोड़ के चले आइएगा सर। ये मेरा वादा है मेरे भाई। हाँ, यानी मेरा कहने का सेंस है सर कि 100% नहीं मेरे भाई, 110% गारंटी के साथ है कि आपके एग्जाम में ये 250 से बाहर नहीं रहेगा सर। आप समझ सकते हो इस बात को कि ये 250 ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम के लिए सर एकदम बोले सर तो ये तांडव मचाने वाला है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हु बहू फंसने वाला। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को करते हैं शुरुआत सर, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं उतना है और मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है सर कि मैं बहुत सारे चीजों को बता सकूंगा। बट ये 250 ऑब्जेक्टिव को आपके सामने मैं फोड़ के चले जाऊंगा। ठीक है, चलो आना सर। एक नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और इससे पहले सर कि चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हैं, शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। एक बात और बताऊं, पता है अगर आप में जज्बा और जुनून है ना सर, तो अभी से भी आप सारे क्लासेस को फोड़ सकते हैं सर। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको सारे क्लासेस मिल जाएगा साइंस में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्लेलिस्ट। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। ठीक है, चलिए आइएगा सर। एक नंबर सवाल क्या कहता है कि सी डबल ओ एच ये किसको संकेत करता है, तो सी डबल ओ एच जो है ना सर, वो आपको अम्ल को संकेत करता है। ठीक है, सी डबल ओ एच किसको संकेत करता है, तो ये अम्ल को संकेत करता है। ठीक है, क्या बोला, सी डबल ओ एच किसको संकेत करता है, तो ये अम्ल को संकेत करता है। ठीक है, हमें बोला सी डबल ओ एच किसको संकेत करता है, तो ये अम्ल को संकेत करता है। ठीक है, कहता है सी एच ओ, क्या बोलता है सर, ये सी एच ओ क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, सी एच ओ क्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं सर, एल्डिहाइड। सी एच ओ क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सर, तो ये बी होगा। 3 नंबर सवाल क्या कहता है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या होगी। 3 नंबर कहता है लोहे की परमाणु संख्या क्या होगी, तो 1 में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम, 3 में लिथियम, 4 में बेरिलियम, 5 में ब्रोन। इसी प्रकार से सर 26 नंबर में जो आता है वो क्या आता है, तो वो आपको आयरन आता है। आयरन बोले तो लोहा आता है। ठीक है, 26 नंबर में क्या आता है, आयरन। आयरन बोले तो क्या होता है, लोहा होता है सर। ठीक है, चलिए आइएगा सर सवाल नंबर अगला की तरफ। कहता है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त बोलेगा तो 7, अगर आपसे वर्ग बोलेगा सर तो 18 होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। और अगर आपसे पूछेगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आप 18 मारिएगा सर। ठीक है, आवर्त पूछा तो 7 मारेंगे। ठीक है, चलिए आइएगा अगला सवाल की तरफ। कहता है ना सर कि मेंडलीफ किसका, कहता है मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। मेंडलीफ के आवर्त सारणी जब आया था सर, तो उन्होंने तत्व का जब वर्गीकृत कर रहे थे सर, तो वो तत्व को वर्गीकृत कर रहे थे परमाणु संख्या के आधार पे। किसके आधार पे कर रहे थे, परमाणु संख्या के आधार पे कर रहे थे। किसके आधार पे कर रहे थे सर, ये परमाणु संख्या के आधार पे कर रहे थे। ठीक है, हमने क्या बोला है कि जब मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आया था सर, तो उन्होंने तत्वों का जब वर्गीकरण किए थे तो वो परमाणु द्रव्यमान पे किए थे। किस पे किए थे, परमाणु द्रव्यमान पे किए थे। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाए थे किसने, मेंडलीफ जी ने सजाए थे। ठीक है, तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आइएगा सर, कहता है मानव मदा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा है जो मानव मदा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका जो है सर वो मानव मदा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या न तो बोलो न जी। तो थोड़ी सी अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अतः कहता कहते प्राग कोष में होते हैं, तो प्राग कोष में प्राग कण होते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा प्राग कोष में होते हैं, तो प्राग कोष में क्या होते हैं, प्राग कण होते हैं। चलिएगा आइएगा अगले सवाल की तरफ। सर अगले सवाल कहता है ना कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। एड्स रोग का प्रमुख कारण है सर असुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है, अगर आप किसी से संपर्क कर रहे हैं सर, तो ऐसे केस में अगर वो बहुत सारी चीजें, तो आपको ऐसे केस में उसका इस्तेमाल करके ही आपको संपर्क करनी चाहिए। ठीक है,
आइएगा, कहता है सर लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ पाया जाता है किसमें? तो देखो लिंग गुणसूत्र का, देखो सर इस बात को समझना कि पुरुष में जो होता है ना सर वो एक्स और वाई पाया जाता है, ठीक है, लेकिन स्त्री में जो होता है सर वो एक्स और एक्स पाया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या बोला सर कि पूरे गुणसूत्र, तो आपको कहता है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ पाया जाता है, तो पुरुष में पाया जाता है एक्स वाई और स्त्री में पाया जाता है सिर्फ एक्स और एक्स, यानी आपको क्या होगा इसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़, तो पूर्ण जोड़ बोलेगा सर तो स्त्री में मारिएगा सर, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आना। अगला कहता है ना सर कि गुणसूत्र का पूर्ण जोड़, तो स्त्री में मार देना। कहता है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? कहता है पुष्प का कौन सा भाग, ये पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर जो है वो परागकण बनाता है, ठीक है। कहता है पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो सर वो आपको पुंकेसर जो है वो परागकण बनाता है, ठीक है। चलो आइएगा अगले सवाल की तरफ। सर देखो हमारा तो एक मकसद है मेरे भाई कि सारे क्वेश्चंस को देंगे चखना चखना चूर कर देंगे, ठीक है। आना कहता है जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन जो होते हैं सर वो हमारा 2 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछेगा कि जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन जो होते हैं वो हमारा 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो आइएगा अगले सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल कहता है कि मनुष्य में कितने जोड़ गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। आपसे पूछा है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में जो होता है सर वो टोटल आपको 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आना। अगला सवाल कहता है ना मेरे भाई कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख में किस तरह के अंग होते हैं? कहता है सर कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख में किस तरह के अंग होते हैं? तो समजात अंग नहीं होते हैं, अवशेषी अंग नहीं होते, समवृत्तीय अंग होते हैं, ठीक है। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख में किस तरह के अंग होते हैं? तो समवृत्तीय अंग होते हैं। कैसे अंग होते हैं? समवृत्तीय अंग होते हैं। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। कहता है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन ने किया था, ये किया था, ये किया था, ये किया था, किसने किया था? देखो जैसे बोलेगा जीन शब्द न सर, तो जीन शब्द किसने किया था? जॉनसन ने किया था, ठीक है। आपसे पूछेगा जीन शब्द का खोज किसने किया था सर, तो ये आपको जॉनसन ने किया था। किसने किया था? जॉनसन ने किया था, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आना। अगला सवाल कहता है ना कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। आपसे पूछा है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, तो कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप तो यहां से पूरे सवाल को लिख नहीं पाइएगा, तो इसका पीडीएफ आपको पता है कहां मिलता है? कि तेरी आंखों में, देखो सर अपने टेलीग्राम पे आपको जाना हो, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है संदीप कुमार। टेलीग्राम पे क्या सर्च करना है सर? ये संदीप कुमार सर्च कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप टेलीग्राम पे संदीप कुमार सर्च कीजिएगा मेरा आईडी खुल जाएगा। आप वही आईडी को ज्वाइन कीजिए जिसमें 9000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे, ठीक है। इतना खुलने के बाद अगर नहीं आएगा तो आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे @संदीप, @संदीप 7295 मेरे भाई। ये भी आईडी आप इतना इतना सर्च कीजिएगा, चाहे इतना सर्च कीजिएगा तो मेरा आईडी खुल जाएगा। वही आईडी ज्वाइन करना जो इतना से अधिक फॉलोवर्स होगा जिसमें, ठीक है। तो ये मेरा ओरिजिनल आईडी रहेगा, ठीक है सर। अब एक बात और है, जिंदगी में दुख है, तकलीफ है ना सर, तो मेरे से जुड़े रहना। मेरे से जुड़े रहने के लिए सर आप टेलीग्राम इंस्टा आईडी को मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मेरा इंस्टा आईडी है संदीप, क्या है सर? ये संदीप है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। संदीप 1842 ठीक है सर। इतना सर्च कीजिएगा मेरा इंस्टा आईडी खुल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सब कुछ मिलेगा मेरे भाई। चलो आ जाना सर अगले सवाल क्या कहते हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में होते हैं? जैसे पूछेगा डेंगू ना, क्या पूछेगा? अरे डेंगू, तो मारेंगे खोपचे में साफ जल, ठीक है। आपसे पूछेगा डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होते हैं, तो साफ जल में होते हैं, ना कि गंदे जल में होते हैं सर, ठीक है। इस बात को बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जैसे देखेगा डेंगू, तो डेंगू होता है गंदा जल में, तो मार देगा तुरंत गंदा जल। नहीं सर, डेंगू मारना है साफ जल, ठीक है। चलो आना अगला कहता है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है सर ना, क्या पढ़ाया कि अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया कि जब स्त्री बोलेगा सर तो एक्स एक्स मारना है, पुरुष बोलेगा तो एक्स वाई मारना है, ठीक है। कहता है पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। चलो आना कहता है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? जैसे बोलेगा वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मंडल ने किया था। किसने किया था? ग्रेगर जॉन मंडल ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, वंशागत नियमों का प्रतिपादन आपको इन्हीं ने ही किया था, ठीक है। कहता है पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं, पंख हैं, पक्षी तथा तितली के पंख है असमजात या समजात या अवशेषी अंग।
बता दो। देखो इस बात को समझना सर, जब पूछेगा सर इसका तितली का पंख जब पूछेगा ना सर, पक्षी और तितली के पंख जब पूछेगा तो असमजात अंग है। कैसे अंग है? असमजात अंग है, ठीक है। आपसे पूछेगा तितली और पक्षी के पंख है तो असमजात अंग है, ठीक है। चलो आना अगले सवाल की तरफ आना। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना मेरे भाई। कहता है हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं क्या? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, या फिर आपको अपघटक कहलाते हैं, या उपभोक्ता कहलाते हैं, या फिर आहार श्रृंखला कहलाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा मेरे भाई, पता है क्या पूछेगा? हरे पौधे, तो आपको उत्पादक मारना। क्या मारना है? उत्पादक मारना। देखो सर आज की क्लास में मैं बड़ा कम बातें करूंगा सर, क्योंकि आज मैं ज्यादा पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है एग्जाम को लेकर के सर। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा सर कि उन घर तक पहुंचा देना इस वीडियो को जिन घर में लगता है कि मुझे साइंस में कमजोर हूं, मुझे साइंस में फेल होने की उम्मीद है सर, तो इस क्लास को पहुंचा देना मेरे भाई। इसको झटके में पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्टिव मार के चले आएगा, ठीक है सर। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कहता है? कहता है प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में, देखो सर ये प्राकृतिक में ऊर्जा का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है? तो प्राकृतिक में ऊर्जा का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत क्या है सर? कोयला नहीं मेरे भाई, ऊर्जा सूर्य बहुत मेरे भाई, पानी नहीं मेरे भाई, कागज नहीं मेरे भाई। हाँ हमसे क्या बोला है कि प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो ऊर्जा का जब मुख्य स्रोत बोलेगा ना मेरे भाई तो क्या मारना है मोहतरमा? सूरज मारना, ठीक है। आपसे पूछेगा प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो क्या मारना है? सूरज मारना, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला कहता है CFC है। CFC क्या है? CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आना। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है ओजोन परत पाया जाता है किसमें? देखो ओजोन परत जब पूछेगा ना मेरे भाई तो वायुमंडल के निचले सतह पर नहीं मेरे भाई, वायुमंडलीय के ऊपरी सतह पर बिल्कुल मेरे भाई, वायुमंडलीय के मध्य सतह पे नहीं मेरे भाई, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। देखो आपसे पूछेगा कि ओजोन परत कहां पाया जाता है, तो ये वायुमंडलीय के ऊपरी सतह में पाया जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ओजोन परत कहां पाया जाता है, तो ये वायुमंडलीय के ऊपरी सतह में पाया जाता है, ठीक है। आ जाना अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है। देखो एथेनॉल मतलब एल्कोहल, एथेनॉल मतलब एल्कोहल, एल्कोहल मतलब दारू, है ना सर। जैसे बोलेगा एथेनॉल मार देना OH, एथेनॉल OH, एथेनॉल OH, एथेनॉल OH, ठीक है सर। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। देखो सर जैसे आपसे पूछेगा सर कि किसका समान सूत्र है, देखो ये रहेगा, चाहे आपको ये रहेगा सर, चाहे आपको सर ये रहेगा, चाहे आपको सर, चाहे आपको सर, चाहे आपको सर ये रहेगा, ठीक है। अब इस बात को समझ लेना मेरे भाई कि जहां पे +2 रहेगा सर इसको झटके में मारेंगे एल्केन, ठीक है। क्या मारेंगे? एल्केन मारेंगे, ठीक है। जहां पे CnH2n रहेगा मेरे भाई तो इसको झटके में मारेंगे एल्कीन। क्या मारेंगे मेरे भाई? एल्कीन, ठीक है। जहां पे CnH2n-2 रहेगा इसको हम लोग क्या मारेंगे? एल्काइन मारेंगे मेरे भाई। क्या मारेंगे मेरे भाई? एल्काइन मारेंगे मेरे भाई, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है रे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो मेरे भाई, ये क्लास आपको कैसा लग रहा है मेरे भाई, एक बार बता देना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि तभी तो कहता है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है सर इससे प्यार कर लो ना, जिंदगी संभार देगा मेरे भाई। आना हमने क्या बोला सर, इस बात को समझना थोड़ा सा कि जब CnH2n+2 रहेगा ना तो एल्केन मारना, ठीक है। एल्केन में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जब CnH2n रहेगा ना मेरे भाई तो इसको एल्कीन मारना, इसमें कार्बन और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। आना जब CnH2n-2 रहेगा ना मेरे भाई तो इसको एल्काइन मारना मोहतरमा। जब एल्काइन कहने का मतलब कार्बन और कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। आपसे पूछा है CnH2n तो मारना है क्या? एल्केन। चलिए आइएगा मोहतरमा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है एथेन में कितने सहसंयोजक अवंध होते हैं। देखो हमसे पूछा एथेन, अब इस बात को समझ लेना कि एथेन, एथेन मतलब पता है इसका फॉर्मूला देखो ये होगा, CnH2n+2 पे जाएगा, ठीक है। तो एथेन के नंबर पे आता है 1 2, 2 नंबर पे इथ आता है, ठीक है। यानी C2, और जब n के जगह 2 रखेंगे, ठीक है, C2 n के जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, यानी ये H कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब बोलेगा सर एथेन, एथेन मतलब सिंगल बॉन्ड, इस फार्मूला में कौन सा बॉन्ड लगता है? सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये कौन सा ग्रुप का है? तो ये एल्केन ग्रुप का है। एल्केन ग्रुप में कार्बन और कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब एल्केन का संरचना सूत्र देखो ये हो जाएगा, 2 कार्बन है, कितना कार्बन? 2 कार्बन है सर, एक कार्बन के साथ यहाँ पे 4 को लेता है,
चलो आ जाना, इसमें भी 4 को देंगे सर, आ जाना। अब देखो एक कार्बन के साथ 1 2 3 4 हो गया, एक कार्बन के साथ भी 1 2 3 1 4 हो गया। अब इसमें हमसे पूछा सह संयोजक अबंध, सह संयोजक अबंधन, सह संयोजक अबंध हमसे पूछा है सर, अबंधन हमसे पूछा, अबंध हमसे पूछा है मेरे भाई। देखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जितना लकड़ी तुमको दिखाई दे रहा ना रे, 1 2 3 4 5 6 7, बस हो गया 7। ये जितना तुमको लाइनवा ये वाला दिखाई दे रहा है ना, इसी को गिन देना, यही क्या कहलाएगा, सह संयोजक अबंध कहलाएगा, ठीक है। ये जितना तुमको लाइनवा दिखाई दे रहा है ना रे, इसी को गिन देना, ही क्या कहलाएगा, सह संयोजक अबंध कहलाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको संरचना लिखना आने पड़ेगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो थोड़ी सी अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। आइएगा जी, कहता है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में जैसे बोलेगा वायुमंडल में 0.03%, ठीक है। जब से बोलेगा आपको, जब भी सवाल में आपको बोलेगा कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है तो 0.03% है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है तो 0.03% है। यहां तक सभी को चमक गया होगा मेरे भाई। आप जरा बता देना सर जी कि कार्बन हाइड्रोजन में सहसंयोग कर बनाता है। कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाएगा, यानी कार्बन और हाइड्रोजन मिलिस तो क्या बनाविस, तो हाइड्रोकार्बन बनाविस, ठीक है। कहता है सर कि कार्बन और हाइड्रोजन जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा, ठीक है। यहां तक तो सबको बुझा गया होगा सर जी। आना सवाल नंबर अगला की तरफ आना। कहता है ना, कहता है क्या कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। आपसे पूछेगा सरलतम तो जिंदगी में कभी भी इसको मत छोड़ना। जैसी बोलेगा सरलतम तो जिंदगी में इसको कभी मत छोड़ना, हमेशा पकड़ के रखना। सरलतम में हमेशा मिथेन होगा। हमने क्या बोला, सरलतम बोलेगा तो हमेशा क्या मारना, मिथेन मारना मेरे भाई, ठीक है। हमें जब सरलतम बोलेगा ना तो आपका यही होगा, ठीक है। हाँ इस बात को और समझ लेना, थोड़ा सा दिल से समझ लेना। क्या कि थोड़ी सी इस बात को आप समझिएगा यहां से सर जी, कि जब पूछेगा पवनों का देश कहा जाता है तो डेनमार्क को कहा जाता है, ठीक है। चलिए कहता है ग्लोबल वार्मिंग उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कौन, तो CO2 गैस उत्तरदायी है, ठीक है। कौन गैस उत्तरदायी है, CO2 गैस उत्तरदायी है, ठीक है। चलो आइएगा अगला सवाल। अगला कहता है सर कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना सर, एक ऐसी राशि होता है जिसमें परिमाप और दिशा दोनों होते हैं। कहता है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाप और दिशा दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाप और दिशा दोनों होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। अगला सवाल बोलता है ना सर कि विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है, विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, हमने क्या बोला कि विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर द्वारा बदला जाता है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। और ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा सर जी। जितने भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब कोई सब्सक्राइब कर देगा मेरे भाई। और मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि आपको 11th और 12th के मैथ के लिए आपको कहीं नहीं जाना है सर, आपका एसके साइंस क्लासेस आपके घर तक, और पॉलिटेक्निक के लिए आपको कहीं नहीं जाना है सर, आपको सब कुछ मैं आपको पहुंचाऊंगा सर। जिनको पॉलिटेक्निक का तैयारी करना है सर तो आपको एसके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, आपको पता है सर कि रिजल्ट का मतलब तो एसके साइंस क्लासेस। पिछले बार हमने सर लगभग 2000 से अधिक बच्चे का सिलेक्शन हमने पॉलिटेक्निक में दिया और आपको रिजल्ट सबका यूट्यूब पे डाला हुआ है, ठीक है सर। तो जिनको भी पॉलिटेक्निक पढ़ना है सर तो आप एसके साइंस क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा। जिनको 11th 12th का मैथ पढ़ना है तो आपका मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रिजल्ट विद संदीप, ठीक है। एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है रिजल्ट विद संदीप, यो भी चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको 11th 12th का पूरा मैथ का हम कर देंगे धुआं धुआं मेरे भाई। और इसी पे आपको CBSE 10th का भी क्लास चलेगा। लेकिन ये चैनल जो है इसके साइंस क्लासेस है, जिस प्रकार से इस पर क्लास चल रहा है चलते रहेगा, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है सर, हम आपको सब कुछ देंगे, ठीक है। तो आप रिजल्ट विद संदीप को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा प्यार दे दीजिएगा। कहता है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। डायनेमो जो होता है ना सर वो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये आंतरिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो का क्या काम है कि ये आंतरिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। देखो सर आज एकदम धुआं धुआं पहले करेंगे, कितना सवाल को, 250 सवाल को करेंगे। तो एक बार सभी कोई कमेंट बॉक्स में एक बार 250 लिख के कमेंट कर दो मेरे भाई, क्योंकि कर दो हाहाकार।
तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा मेरे भाई, और अब की बार 482 से भी पार चमकेगा मेरे भाई। ठीक है सर, क्योंकि हम सब ने ठाना है कि अपनी मम्मी पापा को फिक्र को फक्र में बदलना है मेरे भाई, और सभी को इसमें सहयोग करिएगा तभी अपनी मम्मी पापा का नाम ऊंचा कर पाइएगा सर। इसके लिए सर मैं आपका साथ दूंगा हमेशा से। ठीक है सर, आइएगा। कहता है क्या कि पृथ्वी का विभव होता है, तो पृथ्वी का जो विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। इस बात को अपने दिमाग में रख लेना है। ठीक है, आइएगा। हमने क्या बोला, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कहता है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ नहीं है मतलब वैसे पदार्थ जिसके करीब चुंबक ले जाने के बाद वो सटता नहीं है, उसी को कहेंगे कि चुंबकीय पदार्थ नहीं है। जैसे लोहा मेरे साथ है, तो लोहा में अगर चुंबक को देंगे तो चुंबक सट जाएगा इसमें, इसका मतलब वो चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है सर, तो कहता है सर लोहा चुंबकीय पदार्थ है, निकेल चुंबकीय पदार्थ है, पित्तल चुंबकीय पदार्थ नहीं है मेरे भाई, कोबाल्ट चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, जब आप पित्तल के सामने किसी चुंबक को ले जाओगे ना तो चुंबक उसमें सटेगा नहीं। पित्तल के सामने किसी चुंबक को ले जाओगे तो चुंबक उसमें सटेगा नहीं मेरे भाई। कहने का सेंस है, मोहतरमा हमसे पूछा कि कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो हमारा पित्तल नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो थोड़ी सी अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। फ्राइडे ने की थी, मैक्सवेल ने की थी, फ्लेमिंग ने की थी, एम्पेयर ने किया था। देखो, जब भी आपको बोलेगा सर कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, फ्राइडे ने किया था। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो ये फ्राइडे ने किया था सर। ठीक है, आइएगा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा टेस्ला होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है सर। ठीक है, आइएगा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। अगला सवाल कहता है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। जैसे आपसे बोलेगा उदासीन तार का रंग, और ये आपसे पूछेगा मेरे भाई, तो इसको झटके में क्या मारेंगे, काला। जैसे बोलेगा उदासीन तार का रंग होता है तो क्या मारना है, काला मारना है। ठीक है सर, उदासीन तार का रंग होता है तो क्या मारना है, काला मारना है। ठीक है, चलिए आइएगा अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति, जैसी आपसे आवृत्ति पूछेगा ना रे मोहतरमा, तो आवृत्ति में मारना है 50 HZ। कितना HZ मारना है, 50 HZ। अगर आपसे पूछेगा भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा कितने वोल्ट का होते हैं, तो 220 वोल्ट पे 50 आवृत्ति होते हैं। ठीक है, अब जब आपसे पूछता वोल्ट तो 220 वोल्ट मारते, लेकिन आपसे पूछा आवृत्ति तो 50 HZ मारेंगे। यहां तक का सबके मामला फिक्स है, सबका मामला फिट है। आना कहता है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। इस बात को समझना कि विद्युत बल्ब जो होता है ना उसमें कौन सी गैस भरी रहती है। तो विद्युत बल्ब में जो होता है सर वो हमारा निष्क्रिय गैस भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ठीक है, आपसे पूछा विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, तो विद्युत बल्ब में हमारा निष्क्रिय गैस भरी रहती है सर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां तक सबको कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है सर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट को कर सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि आपके ऊपर इसके साइंस क्लासेस है सर। ठीक है, आप हैं तभी इसके साइंस क्लासेस है। तो बस आप सबसे मैं इतना ही कहूंगा सर कि आप लोग पूरे सपोर्ट करो मेरे भाई, क्योंकि ये आप सबका प्यार है और आप सबका आशीर्वाद है, तभी तो कहोगे पता है क्या। देखो सर, आज मैं थोड़ी सी सीरियस मूड में इसलिए हूं कि सर क्योंकि आपका एग्जाम बहुत करीब आ चुका है सर, इतना ज़्यादा करीब आ चुका है कि जिसके बारे में बता नहीं सकता हूं। इसलिए सर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से पढ़ लो मेरे भाई, क्योंकि मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना है। कहता है ना सर कि कोई गिरने में लगे हैं तो कोई गिराने में लगे हैं। अरे कोई गिरने में लगे हैं तो कोई गिराने में लगे हैं, और जो गिर कर संभल जाए जीतता बाजी वही है मेरे भाई। तो जो गिर के संभल जाए जीतता वही मेरे बाजी है मेरे भाई, क्योंकि जो इंसान खुद से सीखता है ना वो कोई यूनिवर्सिटी और कोई कॉलेज में नहीं सिखा सकता है। जो इंसान खुद के अपने एक्सपीरियंस से सीखता है वो इंसान को कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज और कोई कोचिंग संस्था नहीं सिखा सकता है मेरे भाई, क्योंकि जिंदगी में खुद का जो सीख होता है वो सबसे बड़ी सीख होती है, और यही सीख आपको आगे ले जाने में काम देगा मेरे भाई। तो ऐसे मत जिंदगी में रहना कि हम किसी के ऊपर है, वो
कुछ बताएगा तभी हम जिंदगी में करेंगे, तब आप जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। खुद से सोचना पड़ेगा, खुद से कुछ करना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी के कुछ अच्छे मुकाम पे जा पाओगे मेरे भाई। क्योंकि वो आपके हर वक्त साथ नहीं दे सकते हैं, आपको एक सही रास्ता दे सकते हैं। टीचर क्या है सर, मैं क्या हूं, एक आपको सही रास्ता बता सकता हूं। मैं आपको साथ रास्ते पे चल सकता हूं, लेकिन चलने की तरीका आपकी होनी चाहिए, सिर्फ मैं आपको डायरेक्शन दूंगा मेरे भाई। तो इसलिए सर जिंदगी में कुछ खुद से भी करने की कोशिश करो और कुछ खुद से भी सोचने की कैपेसिटी रखो मेरे भाई। क्योंकि कहता है ना, जिंदगी सर जिसका पॉकेट खाली रहता है, जिसका पेट खाली रहता है ना, वो इंसान सबसे बेहतरीन सीखता है जिंदगी में सर, ठीक है। इसलिए सर इंसान को पॉकेट और पेट कभी कभी खाली होनी चाहिए। जब जब पॉकेट और पेट खाली होता है ना सर, तब तब इंसान ना कुछ अलग सीखता है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला सर, पॉकेट और पेट खाली होनी चाहिए, ठीक है। कहता है पॉकेट मतलब समझ गया ना रे, पैसा नहीं होना। अब पेट मतलब समझ रहे ना रे, भूख के चिंता में खाना नहीं खाना सर। जो पैसा नहीं रहेगा तो खाना कहां से खाएगा। कहता है डायनेमो किस प्रकार की धारा प्राप्त करती है। देखो डायनेमो जिसे होता है ना सर, वो एसी एंड डीसी दोनों तरह की धारा प्राप्त होती है। यानी दृष्ट धारा भी प्राप्त होती है और प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होती है। यानी कहने का सेंस है कि डायनेमो से एसी और डीसी दोनों प्राप्त होती है, यानी हमारा दोनों धाराएं प्राप्त होती है। अगला अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पे। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पे, चुंबक विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, विद्युत धारा पे, धारा की उसमें प्रभाव पे, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दो मेरे भाई, किस पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। थैंक यू आना। कहता है डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है, ठीक है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे है। आइएगा अगले सवाल की तरफ आइएगा। अगला सवाल कहता है ना सर, अगला सवाल क्या कहता है। कहता है लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पथन के समय परिपथ में, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। हमने क्या बोला कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है सर कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पे कार्य करती है। देखो विद्युत घंटी जो है ना सर, वो हमारा उष्मीय पे नहीं काम करती है। विद्युत घंटी हमारा रासायनिक प्रभाव पे नहीं काम करती है, ये चुंबकीय प्रभाव मारना, ठीक है। विद्युत घंटी बोलेगा सर, चुंबकीय प्रभाव मार देना झटके में, ठीक है। आइएगा अगले सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है सर 3.6 इंटू 10⁸, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁶, 3.10 इंटू 6 पे पावर इतना जूल होता है, ठीक है। आना तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो सर, 3.6 यानी 3.6 गुने 10⁶ जूल होता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर ये होता है सर, ठीक है। चलिए आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करती है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो ये उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करती है। विद्युत फ्यूज मतलब नहीं समझ रहा है, आपके घर में अगर बोर्ड होगा ना सर, तो इसमें कितना छोटा सा फ्यूज लगा होगा, इस टाइप का फ्यूज होता है सर, ठीक है। ये फ्यूज के अंदर में 2 तार होता है सर, ये दोनों दो नट होता है, ये दोनों नट को एक तार से ज्वाइंट कर दिया जाता है सर, फिर इसको बोर्ड में हिला दिया जाता है। जब आपके बोर्ड में अधिक करंट आएगा तो ये जो फ्यूज है ना सर, वो तार ऑटोमेटिकली गल जाएगा, ठीक है, गल के टूट जाएगा, तो आपके घर में करंट प्रवाह नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए सर जो विद्युत फ्यूज होता है वो आपको बचाव भी करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करती है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल बोला विद्युत परिपथ में शक्ति बराबर क्या होता है। देखो विद्युत परिपथ में शक्ति बराबर होता है सर V² / R होता है, ठीक है। कितना होता है, V² / R होता है, ठीक है। विद्युत परिपथ में शक्ति बराबर होता है V² / R होता है सर, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बोले तो डायऑप्टर मारेंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बोलेगा तो क्या मारेंगे, डायऑप्टर मारेंगे। हमने क्या बोला कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, डायऑप्टर होता है, ठीक है सर। आना लेंस की क्षमता बराबर होता है सर P बराबर 1/f होता है, जो कि f होनी चाहिए वो हमेशा मीटर में होनी चाहिए। हमने क्या बोला है कि लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डायऑप्टर होता है, जिसको हम लोग D से लिखते हैं, और लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर 1/f होता है। कभी कभी आपको ये भी पूछ सकता है। चलिए आइएगा अगला सवाल कहता है सर
दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? देखो, किसी चीज का जो क्षमता दिया हुआ सर वो दो डायोप्टर है, लेंस की क्षमता जो वो दो डायोप्टर है, हमसे पूछा फोकस, फोकस इक्वल टू वाट। हमने भी जस्ट आपको बताया कि P बराबर 1/f होता है, जहां f हमको निकालना है, P हमको दिया हुआ, f जो होगा वो हमेशा मीटर में होती है, f यहाँ जाएगा, P यहाँ आएगा, यानी f बराबर हो जाएगा 1/p आना, जहां पे 1/p का मान कितना है? 2 है, यानी 1/2 मीटर, यानी f बराबर कितना हो गया? 1/2 मीटर। लेकिन सारा का सारा आपका आंसर सेंटीमीटर में है मेरे भाई, और P बराबर 1/f जो होता है सर, इसमें f जो हमारा होता है वो मीटर में होती है, तो हमने यहाँ से P f का मान निकाल दिया, 1/2 आ गया जो कि मीटर में आया है। ये मीटर में है सर, इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, यानी कहने का सेंस है कि ये हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर जो होगी वो हमारा कितना होगा? 50 सेंटीमीटर, और अगर मीटर में आंसर देना होगा तो 1/2, 1/2 कहने का मतलब है 0.5 मीटर। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है रे बबुआ? नहीं होगा सर। चलिए अगला सवाल क्या कहता है सर, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। अच्छा देखो, जिन इंसान को दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, दीर्घ का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है सर, आना इस बात को समझना कि जिस इंसान को दूर दृष्टि दोष हो गया है, या फिर इंसान को दूर दृष्टि दोष होगा, या फिर इंसान को दूर दृष्टि दोष होगा, या फिर इंसान को आपको निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है, आना निकट दृष्टि दोष होगा, या फिर इंसान को सर 3 नंबर में जरा दृष्टि दोष होगा, जरा दृष्टि दोष होगा। यही 3 प्रकार का दोष होता है सर, आप इस बात को समझना। दूर कई अक्षर से मिलकर बना, 2 अक्षर से। इसको खत्म कौन करेगा? उत्तल लेंस। कौन करेगा? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, 3 अक्षर वाला। 2 अक्षर को खत्म करेगा 3 अक्षर वाला, 3 अक्षर को खत्म करेगा 4 अक्षर वाला, यानी कौन? अवतल लेंस, ठीक है। इसको खत्म कौन करेगा? अवतल लेंस, ठीक है। जरा दृष्टि दोष को खत्म कौन करेगा? बाईफोकल लेंस। कौन खत्म करेगा? बाईफोकल लेंस, ठीक है। एक्चुअली में बाईफोकल लेंस जो होता है ना सर, ये 2 लेंसों से मिलकर बनता है। ये बाईफोकल लेंस जो होता है वो 2 लेंसों से मिलकर बनता है, एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं सर कि अगर आपसे पूछेगा कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने का क्या निवारण है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष कभी इंसान को कब होता है? जरा दृष्टि दोष किसी भी इंसान को कब होता है? जब वो इंसान का उम्र 60 साल से एभव हो जाता है। वो इंसान को ना तो पास की वस्तु दिखाई देता है, ना तो दूर की वस्तु दिखाई देता है। जब वो इंसान को ना तो पास की वस्तु दिखाई देता है, ना तो दूर की वस्तु दिखाई देता है, ऐसे केस में उसको जरा दृष्टि दोष बोला जाता है, और ऐसे केस में उसको बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और बाइफोकल लेंस जो होता है सर, वो हमारा 2 लेंसों से मिलकर बनता है, एक अवतल लेंस, एक उत्तल लेंस से मिलकर बनता है, ठीक है। चलो, हमसे पूछा दीर्घ दृष्टि दोष मतलब उत्तल लेंस होगा, ठीक है। चलिए आना, कहता है कांच का अपवर्तनांक निम्न, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? देखो सर, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है? जैसे बोलेगा किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है कांच का अपवर्तनांक। देखो सर, आपसे पूछा अपवर्तनांक, देखो जब आपसे पूछेगा ना अपवर्तनांक, अपवर्तनांक आपसे पूछेगा अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक अधिक उसी का होगा जो विचलन अधिक करेगा, जो विचलन अधिक होगा, ठीक है। आप इस बात को समझ लेना कि प्रिज्म में सबसे नीचे कौन होता है सर? बैगनी। कौन होगा सबसे नीचे? कौन होता है? बैगनी। हमने क्या बोला कि अपवर्तनांक अधिक उसी का होगा जो विचलन अधिक करेगा। हमने क्या बोला कि अपवर्तनांक सबसे अधिक उसी का होगा जो विचलन सबसे अधिक करेगा। तो प्रिज्म में, इस प्रकार के प्रिज्म में सबसे ऊपर में लाल होता है और सबसे नीचे में क्या होता है? बैगनी होता है सर, 7वें नंबर पे बैगनी होता है। तो ये सबसे अधिक विचलन करेगा, और जो सबसे अधिक विचलन करेगा उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। तो अपवर्तनांक अधिक उसी का होगा जो अधिक विचलन करेगा, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य तरंगदैर्घ्य अधिक उसका होगा, तरंगदैर्घ्य अधिक उसका होगा जो कम विचलन करेगा, जो कम विचलन करेगा, ठीक है। आना, तरंगदैर्घ्य उसका ज्यादा होगा जो कम विचलन करेगा, यानी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होगा? तो सबसे ज्यादा लाल का तरंगदैर्घ्य होगा, ठीक है, क्योंकि लाल बहुत कम विचलन करता है, ठीक है सर। तो हमने क्या बोला कि अपवर्तनांक उसका ज्यादा होगा जो सबसे अधिक विचलन करेगा, तरंगदैर्घ्य उसका ज्यादा होगा जो सबसे कम विचलन करेगा। तो सबसे कम विचलन ये करता है। हमसे पूछा अपवर्तनांक, तो क्या होगा? बैगनी होगा सर।
चलो आ जाना अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है प्रिज्म में प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। देखो सर, प्रिज्म जब हमारा होता है तो प्रिज्म इस प्रकार से रहता है सर, इसमें 7 कलर का यहाँ पे बनता है पट्टी। तो जब ये 7 कलर का पट्टी बनता है सर, तो इसमें कौन सी परिघटना घटती है। तो इसमें जो घटना घटती है सर, वो घटती है वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। ठीक है, प्रिज्म में कौन सी घटना घटती है, तो प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। ठीक है, ये आपसे पूछता है सर कि प्रिज्म में कौन सी घटना घटती है, तो प्रिज्म में आपको वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। प्रिज्म में आपको कौन सी घटना घटती है, तो ये आपको वर्ण विक्षेपण की घटना घटती है। कहता है तारों के टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ना देखो सर, जब आपको बोलेगा तारों के टिमटिमाटे प्रतीत होते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारों के टिमटिमाते प्रतीक होते हैं, क्यों, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलो आना अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है सर कि टंगस्टन का निम्नलिखित में से किसका ताप पर पिघलता है। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पे पिघलता है, तो ये 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। कहता है टंगस्टन जो है वो निम्न में से किस ताप पे पिघलता है, तो ये 3500 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है। ठीक है, टंगस्टन कितना पे पिघलता है, 3500। मेरे साथ एक बार बोलो ना, सब कोई बोलेगा, और जो ना बोलेगा ना रोई शादियों ने होगा। देख संदीप कुमार का कैसा शराब होता है। हमने बोला सर टंगस्टन किस ताप पे पिघलता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, चलो आना अगला कहता है सर क्या कि ताप बढ़ने पे चालक का प्रतिरोध क्या होता है। जब ताप बढ़ती है, देखो सर, ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होता है। अरे ताप बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध दोनों बढ़ेगा रही। देखो सर, चालक है, चालक का मतलब होता है सर जिससे करंट पास हो रही है। और इसमें क्या हो गया, ताप बढ़ गया। इसमें ताप जब बढ़ गया सर, तो प्रतिरोधो बढ़ेगा जी, प्रतिरोधो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चालक है, ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आना। अगला सवाल कहता है सर कि 1 एम्पियर धारा में 1 वोल्ट का प्रतिरोध होता है। ठीक है, 1 वोल्ट का 1 वोल्ट 1 विभवांतर पर प्रभावित होने वाली ऊर्जा का मान होगा। तो ऊर्जा का मान इसमें 1 होगा, 1 होगा। ठीक है, चलो आ जाना। कहता है माइकल फ्राइडे थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। माइकल फ्राइडे क्या थे, माइकल फ्राइडे थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, माइकल फ्राइडे क्या थे, एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला कहता है सर कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। देखो, जब सजातीय, सजातीय का मतलब होता है सेम जाति। ठीक है, जैसे प्लस और प्लस, ठीक है, या फिर माइनस और माइनस, तो ये हो गया दोनों सेम जाति, क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ, तो सेम जाति के बीच हमारा होता है प्रतिकर्षण। सेम जाति के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण। एक प्लस है दूसरा माइनस है, आ जाना, फिर एक माइनस है दूसरा प्लस है। ऐसे केस में सर अलग अलग जातियों में आकर्षण होता है, अलग अलग जातियों में क्या होता है, आकर्षण होता है। यहाँ पे बोला है समजातीय ध्रुवों के बीच, तो समजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होगा और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होगा। लेकिन हमसे पूछा है समजातीय ध्रुवों के बीच, तो हमारा प्रतिकर्षण होगा, अलग मतलब विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होगा। लेकिन हमसे पूछा समजातीय ध्रुवों के बीच, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, अगला अगला कहता है सर किस पर नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है। किसमें नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, तो 200 MeV पे मुक्त ऊर्जा होता है। ठीक है, हमें बोला किस नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है, तो 200 MeV में मुक्त ऊर्जा होता है। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है सर कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय, देखो जब आपसे पूछेगा अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछेगा, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। ठीक है, अब जब आपसे पूछेगा उदासीन विलयन का पीएच मान, तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है सर, वो होता है बिलियन, बिलियन। उदासीन बिलियन का जो पीएच मान होता है सर, वो 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। ठीक है, आपसे पूछेगा सर क्षारीय बिलियन का पीएच मान, क्षारीय बिलियन का पीएच मान, तो ये 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होगा। ठीक है, हमसे पूछा अम्लीय बिलियन का पीएच मान, तो 7 से कम होगा। उदासीन बिलियन का पीएच मान पूछता तो 7 के बराबर होता, क्षारीय बिलियन का पीएच मान पूछता तो 7 से अधिक होता। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है ना सर कि दूध से दही बनने की निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। जब दूध से बन जाएगी दही, तो किण्वन क्रिया होगा। जब दूध से बनेगा दही, तो कौन सी क्रिया होगा, किण्वन क्रिया होगा। ठीक है,
जरा बताना मेरे भाई कि हमने बोला है सर कि दूध से दही, क्या बोला, दूध से दही, ठीक है। इस बात को समझना, कहाँ गया रे कुरकुरे, अच्छा, कुरकुरे नहीं लाया, आना। अब यहाँ पे देखोगा मेरे भाई थोड़ी सी अगला, क्योंकि देखो एक बात को मैं बता देना चाहता हूँ सर, क्लास थोड़ी सी लंबा होगा तो कोशिश करना तुम लोग भी सर कुछ ना कुछ लेकर के बैठे, क्योंकि देखो सर मैं दिन रात पढ़ाते रहता हूँ ना सर, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, इसलिए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं ना सर, तो थोड़ी सी दिक्कत उतनी नहीं होती है। तो कोशिश करना तुम लोग भी कुछ ना कुछ थोड़ी सी खा करके पढ़े। ऐसा तुम लोग अभी जवान हो ना रे, अब बूढ़ा हो गए हैं, शादी हो गया तब ना बूढ़ा होंगे। आओ आइए ना सर, अभी पढ़ने का दिन है। कहता है हमारा शरीर का पीएच के कितने पारस के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर जो होता है सर वो 7.0 से 7.8 पारस के बीच कार्य करता है, ठीक है। अगला अगला कहता है ना कि निम्नांकित में कौन लवण है, इनमें से कौन लवण है। तो देखो सर जब आपसे पूछेगा लवण ना, क्या पूछेगा, लवण, जब आपसे पूछेगा लवण ना सर, तो लवण कौन होगा, HCl होगा, NaCl होगा, या फिर देखो बोलता ही है NaCl लवण के साथ, NaCl लवण के साथ, तो लवण कौन होगा, हाँ थैंक यू। चलो आना, अगला क्या कहता है सर, अगला कहता है ना सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है। सोडियम सल्फेट का आपसे पूछा है, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन, जैसे बोलेगा सोडियम सल्फेट तो Na2SO4, सोडियम सल्फेट बोलेगा सर तो Na2SO4, इसका जलीय विलयन क्या होता है, तो सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन जो होता है सर वो हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन जो होता है मेरे भाई वो उदासीन होता है, और इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। हमने क्या बोला मेरे भाई, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है, कैसा होता है, उदासीन होता है, लेकिन उदासीन का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। तो अगर आपसे पूछ दिया होता कि सोडियम सल्फेट का पीएच मान क्या होगा, तो सोडियम सल्फेट का पीएच मान 7 होगा, क्यों, क्योंकि सोडियम सल्फेट उदासीन है और उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर। चलो आज अगला अगला कहता है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, ये तो आपको करना पड़ेगा, सभी कोई कमेंट करेगा सर। S1 का, इसको आप जरा S1 लिख के कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है सर। S1 लिख के आप इसका आंसर A चाहे B चाहे C चाहे D, A चाहे B चाहे C चाहे D इसका कमेंट कर दो। एक दांत दर्द कर रहा है। हमने क्या बोला सर कि S1 का तुमको जो दिल में भाए वही कमेंट करो, लेकिन सभी को करना पड़ेगा मेरे भाई, और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे प्लीज सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो सर, क्योंकि कर दो कुछ अपने जिंदगी में अच्छी काम की भला, कर दो सबके पास शेयर सर, जिनको लगता है जिंदगी में मुझे पास नहीं कर पाऊंगा सर उनके तक इस क्लास को पहुंचा दो, ठीक है। चलो आना, इसको थोड़ा सा कमेंट कर देना सर, सभी को कमेंट करना पड़ेगा। अगला कहता है सर कि 1 ग्राम सोना में कितने किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। देखो सर जब आपके पास 1 ग्राम सोना होगा ना, जब आपके पास 1 ग्राम सोना होगा तो इससे सर हम लोग 2 किलोमीटर तक का डिस्टेंस को खींच सकते हैं। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक इसको हम खींच सकते हैं, क्योंकि सबसे तन्यता अगर बोलेगा सर तभी सोना होगा, पूछेगा सबसे तन्यता कौन है तो सोना है, क्योंकि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर दूरी तक इसको खींच सकते हैं। अगला अगला कहता है सर कमरे के ताप पे मरकरी धातु किस अवस्था में रहती है। देखो सर कमरे के ताप पे मरकरी धातु किस अवस्था में रहती है, तो मरकरी धातु जो है सर वो हमारा द्रव की अवस्था में रहती है। कमरे के ताप पे मरकरी धातु किस अवस्था में रहती है, तो ये द्रव की अवस्था में रहती है, ठीक है। अगला अगला कहता है सर कि धातुओं की प्राकृतिक होती है कैसी, धातुओं की प्राकृतिक विद्युत धनात्मक होती है सर। हमने क्या बोला है कि धातुओं की प्राकृतिक कैसी होती है, तो धातुओं की जो प्राकृतिक होती है वो विद्युत धनात्मक होती है सर, ठीक है। चलो एकदम फोड़ते चलना है मेरे भाई, और कदम से कदम मिला के चलते रहना है सर, क्योंकि सर देखो मैं हमेशा से कहता हूं सर, कहता है ना सर कि जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में मिल जाए तो फिक्र किस बात की मेरे भाइयों, कई रातों बितानी पड़ती है किताबों के साथ। जिंदगी में सबको सब कुछ विरासत में मिल जाए सर तो फिर फिक्र किस बात की होगी, कई रातों बितानी पड़ती है किताबों के साथ। आई एम नो इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। सर जिंदगी में कुछ अच्छा सोचो ना, कुछ देर के लिए तो अच्छा सोचो मेरे भाई, जब इसके साइंस क्लासेस के साथ जुड़े हो तो कुछ तो अच्छा सोचो मेरे भाई, तभी आपकी भला होगी। आना कहता है सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं सर। सीसा और टीन की जब मिश्र धातु होती है सर तो क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। अगला कहता है सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घुलता है। सोना जो है सर निम्नलिखित में किस द्रव में घुलता है, तो अम्लराज में घुलता है। कहता है सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घुलता है, तो यह अम्लराज में घुलता है।
सोना निम्नलिखित में किस द्रव में घुलता है? तो अम्ल राज में घुलता है सर, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आना। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होगा? जिंदगी एक सफर है, जी लो न साथ में। आना कहता है फास्फोरस का आणविक सूत्र P4। हाँ थैंक यू। चलो आ जाना सर अगले सवाल की तरफ। अगला कहता है ना सर कि सल्फाइड आयक्सो का संदर्भ किया जाता है। देखो सर सल्फाइड आयक्सो का संदर्भ किया जाता है, सल्फाइड आयक्सो का संदर्भ किया जाता है हाथ से चूनकर, निछालन द्वारा, फेन प्लावन द्वारा। ठीक है सर, देखो इस बात को समझना, जब भी आपको सवाल बोले कि सल्फाइड आयक्सो का संदर्भ किया जाता है तो फेन प्लावन द्वारा। किसके द्वारा? फेन प्लावन द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? फेन प्लावन द्वारा सर, ठीक है। आना कहता है निम्न में कौन आधातु है सर? आई कमेंट करो ना रे, इसमें कौन आधातु है? आई 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 कार्बन, एल्युमिनियम, Au या फिर Fe? कमेंट कर दो ना सर, ये तो करना पड़ेगा। S2 को, हाँ सबको करना पड़ेगा। ये S2 को शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, तुमको गलती आता है तो गलती कमेंट करो लेकिन जरूर करो सर। हाँ बस मैं इतना ही आपसे चाहता हूँ, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ बढ़ जाना। अगला सवाल कहता है ना सर कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने कैरेट में? देखा S3 को सर। ये सब सवाल इतना प्यारा सा सवाल है सर, तो कमेंट तो करना बनता है ना। 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट या 12 कैरेट या फिर सॉरी हम तो नहीं, अब तभी तुमको कमेंट करना पड़ेगा सर। शुद्ध सोना को कितना में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आना। पित्तल है सर, देखो पित्तल मिश्र धातु है। पित्तल क्या है सर? तो पित्तल जो है सर वो आपको मिश्र धातु है। किसका किसका मिश्र धातु है? तो ये पित्तल जो सो होता है सर वो आपको होता है तांबे और जस्ते का मिश्र धातु। पित्तल जो होता है वो होता है तांबे प्लस जस्ते मिलेंगे तो पित्तल बनाते हैं। तांबा और जस्ता मिलिस तो पित्तल बनाविस, तांबा जस्ता मिलिस तो पित्तल बनाविस, ठीक है। चलो आना अगले सवाल की तरफ आना। अगला कहता है ना कि बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य एक्स है? देखो सर बॉक्साइड जैसी बोलेगा ना सर तो ये ज्योग्राफी में भी आता है, ये सवाल पूछेगा बॉक्साइड किस धातु का मुख्य एक्स है तो झटके में मारना एल्युमिनियम का। पूछेगा बॉक्साइड किस धातु का मुख्य एक्स है तो क्या मारना? एल्युमिनियम मारना। एक बार प्यार से बोलो ना, जहां पे बैठे हो वहीं से बोलो ना, बॉक्साइड का मुख्य एक्स का नाम क्या है? एल्युमिनियम। थैंक यू मेरे भाई। चलो आने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? देखो सर यहाँ तांबा, गोल्ड, जिंक और पोटेशियम, इनमें से कौन सा है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? देखो सर तांबे तो ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है। गोल्ड, सोना कितना हो उसको पानी में रख दोगे तो ये काला नहीं होगा। कहने का सेंस है कि सोना कभी भी, गोल्ड कभी भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल क्या कहता है सर? अगला कहता है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान, तो अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है ना सर कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम, तो अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान 7 से कम। ये जस्ट हम सवाल लग रहा है रिपीट हो गया। अगला सवाल अगला कहता है सर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेगा सर तो क्या होगा पता है क्या? CuSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलेगा तो CuSO4 इंटू 2H2O। लेकिन अगर आपको जिप्सम बोलेगा सर, जिप्सम क्या बोलेगा सर? ये जिप्सम, ठीक है। आपको जिप्सम बोलेगा ना, जिप्सम कैसे होता है रे? जिप्सम, हाँ जिप्सम बोलेगा सर तो क्या होगा? जिप्सम को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ। कहता है HCl क्या है? HCl क्या है रे? कमेंट कर दो। HCl क्या है सर? हाइड्रिक क्लोराइड। रुक जाओ, काहे ना तू बड़ा होगा, काहे ना रे। हाँ HCl पूछा क्या है सर? देखो जैसे आपसे पूछेगा HCl क्या है तो HCl जो है ना सर वो आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, क्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। HCl क्या है सर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसका पीएच मान सबसे शुद्ध अम्लीय यही होता है सर, जिसका पीएच मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका पीएच मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो HCl का पीएच मान क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है सबसे शुद्ध। अगला अगला कहता है सर, क्या थोड़े से गौर करना। कहता है धातु के ऑक्साइड होते हैं प्राय क्या होते हैं?
धातु के ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर। देखो धातु के ऑक्साइड जैसे बोलेगा ना सर, तो धातु के ऑक्साइड प्राय जो होता है वो क्षारीय होता है, मतलब क्षारक होता है, ठीक है। धातु के ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं, तो क्षारीय होते हैं, क्षारीय बोले तो क्षारक होते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 के बराबर होगा, सी नंबर। कहता अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो मीठा होता है। आई हाय दैया, शादियों ना होगा रे, इतना गंदा ऑप्शन मारोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे बोलेगा शुद्ध अम्लों का स्वाद होता है कैसा, तो कहता है ना अम्ल उसे कहते हैं जो H+ आयन देता है, जिसका स्वाद खट्टा होता है, उसी को कहते हैं अम्ल। आ जाना, तो जैसे बोलेगा सर अम्ल तो मारेंगे खट्टा। आ जाना, अगला कहता है सर निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है, देखो सर H2SO4 अम्ल है। आ जाना, अगला क्या कहता है सर, इन इस तो झटके में मारोगे क्या, हमको पता है तुम लोग मार दोगे। अगला अगला कहता है सर कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, तो क्षार कहलाते हैं। अगले अगले कहलाते हैं बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा, कमेंट कर दो सर, ये कमेंट कर दो, S3 लिख करके कमेंट कर दो मेरे भाई। बेकिंग पाउडर का ही दूसरा नाम क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका आणविक सूत्र कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, ठीक है। आ जाना, कहता नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 × 5H2O। नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र यही ना होता है रे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। प्रकाश संश्लेषीय इकाई है क्या, देखो अब समझना मेरी बात को, प्रकाश संश्लेषीय इकाई है तो क्लोरोफिल है। क्यों, क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधे की पत्ते हरे होते हैं सर। और जब तक पेड़ पौधे की पत्ते में क्लोरोफिल नहीं होंगे तो पेड़ पौधे की पत्ते हरे भरे नहीं होंगे। जब पेड़ पौधे की पत्ते हरे भरे नहीं होंगे तो उससे हम ऑक्सीजन कैसे लेंगे, तो यही तो हमसे बोला प्रकाश संश्लेषीय इकाई क्या है, तो क्लोरोफिल है। क्योंकि जब तक पेड़ पौधा के पत्ते में अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तब तक कोई पेड़ पौधा का कोई इज्जत नहीं रहेगा सर, है ना। तो हमसे ही बोला सर क्लोरोफिल क्या होगा इसका आंसर, कहता है छोटी आंत में भोजन का पाचन। छोटी आंत में रुको ना तू, काहे तू धरफर हो रहा। हाँ, हमें क्या बोला सर, हमें बोला छोटी आंत में भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। अच्छा, किस रस की भूमिका ज्यादा होती है, छोटी आंत में भोजन का पाचन निम्न में से किस रस की भूमिका होती है, तो पित्त रस की होती है, अग्नाशय रस की होती है, अंत्र रस की होती है, इनमें से सभी। देखो सर, जब छोटी आंत में भोजन का जब पाचन हो जाता है ना सर पेट में छोटी आंत में, तो ऐसे केस में पित्त रस की भी बहुत अधिक भूमिका होती है, अग्नाशय रस की बहुत भूमिका होती है, अंत्र रस की बहुत भूमिका होती है, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आ जाना, अगले सवाल की तरफ आना। कहता है पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहाँ, पाचन क्रिया पूर्ण होती है कहाँ, अग्नाशय में, बड़ी आंतें में, छोटी आंतें में। पाचन क्रिया जो पूर्ण होती है सर वो हमारा कहाँ होती है, तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है तो कहाँ होती है सर, छोटी आंत में होती है। हमने आपको पहले ही बोला है सर कि छोटी आंत में ही भोजन की पाचन होती है, तो पाचन क्रिया संपन्न होती है कहाँ, छोटी आंत में। अगला कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बोलेगा तो झटके में क्या मारना, लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगी मेरे भाई, तो लीवर होगी, ठीक है। अगला अगला कहता है सर कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, कहता है रक्त में, किसमें, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं सर, ठीक है। रक्त में, किसमें, रक्त में हल्के पीले चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। कहता है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो ये प्लाज्मा कहते हैं सर, ठीक है। चलो आ जाना, अगले सवाल की तरफ आना। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना मेरे भाई। अगला कहता है ना सर यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, यूरिया जो होता है सर वो रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, ये यूरिया जो होता है सर वो रक्त में कहाँ प्रवेश करती है, तो यूरिया जो होता है सर वो रक्त में आकृत में प्रवेश करती है। कहाँ करती है, आकृत में। कहाँ करते हैं ये, आकृत में। कहाँ करती है ये, आकृत से। कहाँ से, ये आकृत से। हमें बोला है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यूरिया जो है वो रक्त में आकृत से प्रवेश करती है। यूरिया जो होता है वो रक्त में आकृत से क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है सर कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, मनुष्य में, कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, हमने क्या बोला सर कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो कॉकरोच में पाया जाता है, ठीक है।
अगला अगला कहता है सर कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कौन ग्रंथि? जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि जो होता है ना सर वो कहाँ पाई जाती है? तो आंख में पाई जाती है, अग्नाशय में पाई जाती है, यकृत में पाई जाती है, अमाशय में। जैसे ही बोलेगा मेरे भाई जठर ग्रंथि तो ये अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। जठर ग्रंथि आमाशय, 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 जठर ग्रंथि आमाशय। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ आना सर। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है। वैसे जीव मतलब हम सब जो आते हैं वो स्वापोषी पोषण में आते हैं, ठीक है। तो स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल की मात्रा आवश्यक होनी चाहिए सर। सॉरी, स्वापोषी पोषण क्लोरोफिल, सब हाँ। स्वापोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होनी चाहिए, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होनी चाहिए, ये सभी की आवश्यकता होनी चाहिए है। ठीक है, तो स्वापोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होनी ही चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल की आवश्यकता होनी ही चाहिए, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होनी ही चाहिए, उपयुक्त सभी हो जाएगा। कहता है मानव हृदय का औसत परकुचन दाब लगभग कितना होता है? जैसे पूछ देगा ना रे मेरे भाई मोहतरमा, जरा सुना ना, आपसे पूछ देगा औसत परकुचन दाब। क्या पूछ देगा? औसत परकुचन दाब पूछ देगा ना, तो औसत परकुचन दाब आपको लगभग में ही पूछेगा। जब भी पूछेगा सर तो लगभग में पूछेगा। 220 mmHg होता है। कितना होता है? 220 mmHg होता है। कहता है मानव हृदय का औसत परकुचन दाब क्या होता है लगभग में? तो 120 mmHg होता है। मानव परकुचन का दाब औसत मतलब लगभग में क्या होता है? तो 120 mmHg होता है। ठीक है, अगला कहता है मानव हृदय का औसत परकुचन दाब 120 mmHg होता है। कहता है अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाई जाती है? हमें क्या बोला है? अस्टोमाटा। कौन? अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाई जाती है? अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाई जाती है? तो तना में पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है, जड़ में पाई जाती है, इनमें से कोई नहीं। जैसे देखो अस्टोमाटा बोलेगा ना मेरे भाई, क्या बोलेगा? अस्टोमाटा। क्या बोलेगा? अस्टोमाटा। क्या बोलेगा? अस्टोमाटा। तो अस्टोमाटा बोलेगा सर तो कहाँ होगा? ये पत्तियों में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? पत्तियों में होगा। ठीक है सर, कहाँ होगा? पत्तियों में होगा। रुक जाओ, हाँ कहाँ होगा? ये पत्तियों में मारना। ठीक है, चलो आ जाना। अगला अगला कहता है कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद जो होता है सर वो अमीबा में पाया जाता है। ठीक है, बोलेगा कुटपाद किस में पाया जाता है? तो ये अमीबा में पाया जाता है। अगला कहता है सर रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये पत्तियों में पाई जाती है सर। ठीक है, रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। ठीक है, रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो पत्तियों में पाई जाती है। रक्त क्या होता है सर? तो रक्त जो होता है एक उत्तक होता है। रक्त क्या होता है? तो रक्त जो होता है एक उत्तक होता है। ठीक है, हमसे पूछा रक्त क्या होता है, तो रक्त एक उत्तक उत्तक होता है। कहता है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया अभिक्रिया है? देखो सर, शरीर में भोजन की पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होती है। शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होती है, और वो जो होता है वो उपचयन क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, शरीर में भोजन का जो पाचन होता है वो किस क्रिया द्वारा होता है? तो उपचयन क्रिया द्वारा होता है। ठीक है सर, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ। कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा? तो क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है सर वो आपको हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वो कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है, चलो आना अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पता है क्या कहता है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ साथ निभाना रे। आना कहता सर कि मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या है? मत्स्य का मुख्य शोषण अंग क्या है सर? तो फेफड़ा है, ग्लिक्स है, या नाक है, या फिर क्रिया है? चलो कमेंट कर दो। देखो सर, जब भी आपसे पूछेगा मत्स्य, तो मत्स्य का मुख्य शोषण अंग होता है जो वो गिल्स होता है सर। क्या होता है? हमारा गिल्स होता है। ठीक है, चलो आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना कि मानव में डायलिसिस थैली है कहाँ? अरे देखो, जैसी बोलेगा डायलिसिस थैली, क्या बोलेगा सर? डायलिसिस थैली, तो झटके में क्या मारना? नेफ्रॉन। आपसे बोलेगा डायलिसिस थैली तो झटके में क्या मारना? नेफ्रॉन। हमने क्या बोला सर कि डायलिसिस थैली का नाम लेगा, क्या मारना है आपको? नेफ्रॉन मारना है। ठीक है, चलो आना। अगला कहता है सर कोशिका, कहता है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जो होता है वो अर्धपरागमय झिल्ली होती है। ठीक है, आपसे पूछा कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमय झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्धपरागमय झिल्ली है सर। ठीक है, कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। हमसे क्या बोला कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा
मेरे साथ बोलो तो जरा मेरे भाई, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला कहता है मानव हृदय में पाए जाने वाले कितने हैं। देखो सर, आपको मानव हृदय में बेसम पूछेगा, चाहे कक्षा पूछेगा, चाहे कास्ट पूछेगा सर, तो आपको 4 होगा, ठीक है। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने बेसम, तो 4 बेसम पाए जाते हैं, ठीक है। मानव हृदय में कितने बेसम पाए जाते हैं, तो 4 बेसम पाए जाते हैं। अगला कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है कहाँ, तो क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला कहता है मेरे भाई कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, तो उत्सर्जन से संबंधित है। हमने क्या बोला है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे, उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है, ठीक है। चलो अगला कहता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। देखो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है ना सर, वो किस भाग में होता है। जड़ में होता है, तन में होता है, पत्ता में होता है, फूल में होता है। कमेंट कर दो, जल्दी करो मेरे भाई, जल्दी करो। देखो सर, जब भी आपको बोलेगा वाष्पोत्सर्जन होता है ना, कहाँ होता है, जड़ में होता है, पत्ता में होता है, तन में होता है, फूल में होता है, कहाँ होता है, जल्दी करो। अगला क्या कहता है सर, कमेंट कर देना। कहता है आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व हैं। देखो जब बोलेगा आवर्त सारणी समूह एक का तत्व, तो आपको क्षार होगा। समूह एक का तत्व कैसा होगा, तो क्षार होगा, ठीक है। कैसा होगा मेरे भाई, तो क्षार होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा सर क्या कहता है। अगला सवाल थोड़ी सी गौर करना, ठीक है। अगला कहता है ना कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। देखो जब आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा ना, तो पीरियोडिक टेबल में आपको ये साफ शब्दों में लिखा है कि जो मैग्नीशियम है वो आवर्त सारणी के समूह 2 के तत्व है। किसके तत्व है, समूह 2 के तत्व है, ठीक है। चलिए आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ आइएगा। अगला सवाल कहता है ना कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का वर्गीकरण का धर्म है कैसे। जब आधुनिक आवर्त सारणी तैयार हुआ था सर, तो उसमें तत्वों का जो वर्गीकरण है ना, वो है आपको परमाणु संख्या के आवर्त फलन पर, परमाणु संख्या के आवर्त फलन पे, ठीक है। इस बात को समझना कि जब हमारा मेंडेलिव का आवर्त सारणी आया था, तो उसमें तत्वों का जब वर्गीकरण किया जा रहा था ना, तो वो परमाणु संख्या के आवर्त फलन पे किया जा रहा था। और आधुनिक जब मेंडेलिव का आवर्त सारणी आया था, तो वो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पे आया था। लेकिन आधुनिक का आवर्त सारणी आया था तो परमाणु संख्या पे आया था, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। चलिए आइएगा अगला सवाल की तरफ। कहता है मेंडेलिव का जन्म कब हुआ था। तो मेंडेलिव का जन्म हुआ था 1834 में। लेकिन 1834 में कब हुआ था, तो 1834 में हुआ था 8 फरवरी 1834 को हुआ था। कब हुआ था, 8 फरवरी 1834 को हुआ था। 8 फरवरी 1834 को हुआ था। किसका जन्म हुआ था, तो मेंडेलिव का जन्म हुआ था, ठीक है। आपसे पूछा कि मेंडेलिव का जन्म कब हुआ था, तो 8 फरवरी 1834 को हुआ था। अगला कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है, तो परमाणु त्रिज्या की पता चलता है। किससे पता चलता है, परमाणु त्रिज्या की पता चलता है। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है, तो परमाणु की त्रिज्या पता चलता है। आपसे पूछेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है, तो परमाणु त्रिज्या की पता चलता है, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है। इस बात को समझना सर कि 1 पिकोमीटर से पहले आपको ये जानिए कि 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है। जब आपसे पूछेगा 1 मिलीमीटर पूछेगा तो 10 पे पावर -3 मीटर मारना, ठीक है सर, आ जाना। अगर आपसे पूछेगा 1 नैनोमीटर, ठीक, 1 माइक्रोमीटर इससे पूछ सकता है आपको। जब 1 माइक्रोमीटर आपसे पूछेगा ना सर, तो आप मारना 10 पे पावर -6, ठीक है। जब आपसे पूछेगा सर कि 1 मिली हो गया, माइक्रो हो गया नैनो, जब आपसे पूछेगा 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर -9। आपसे पूछेगा 1 पिकोमीटर बराबर कितना होगा, 1 पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर बराबर 10 पे पावर -12। सभी में 3 का डिफरेंट होता है सर, ठीक है।
आपसे पूछेगा 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। ठीक है सर, तो आपसे इस प्रकार से पूछेगा, सभी का 3-3 का डिफरेंट होता है, इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा सर। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना सर कि हार्मोन स्रावित होता है किसमें, अंतःस्रावित ग्रंथि में होता है। कहता है हार्मोन स्रावित होता है मतलब विकसित होता है किसमें, तो अंतःस्रावित ग्रंथि में होता है। आपसे पूछा हार्मोन स्रावित होता है किसमें, तो अंतःस्रावित ग्रंथि में होता है सर। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है, तो ये आपको सर थायराइड में होता है या वृक्क में होता है, वृषण में होता है सर। थोड़ी सी एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत कमेंट कर दीजिएगा। देखो सर, जब भी आपसे पूछेगा थायरोक्सिन, थायराइड मारना, पूछेगा थायरोक्सिन तो थायराइड मारना, ऑप्शन नंबर ए मारना। चलिए अगला कहता है तांत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा तांत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तांत्रिका कोशिकाएं जो होते हैं सर वो आपको 3 प्रकार के होते हैं सर। ठीक है, आपसे पूछेगा तांत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तांत्रिका कोशिकाएं आपको 3 प्रकार के होते हैं। अगला कहता है शरीर का प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है, शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो आपको इस बात को कमेंट करना पड़ेगा सर। जनन ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को या थायराइड ग्रंथि को, इनमें से कोई नहीं। कहता है शरीर का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, शरीर का प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है सर, तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। जब आपसे पूछेगा शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो ये आपको पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा शरीर के प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है सर कि अंतःस्रावित ग्रंथि कहाँ होती है, अंतःस्रावित ग्रंथि कहाँ होती है, तो नालिका वाहिनी में होती है, या फिर हाँ नालिका वाहिनी में होती है। अंतःस्रावित ग्रंथि कहाँ होती है, तो नालिका वाहिनी में होती है। आपसे पूछेगा अंतःस्रावित ग्रंथि कहाँ होती है, तो नालिका वाहिनी में होती है। ठीक है, चलिए अगला कहता है सर कि अनुकुचन गति पौधे पर प्रमाणित की जाती है। कहता है सर कि अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है, अनुकुचन गति जो होता है सर छुआछू पौधे पर प्रमाणित की जाती है, छुआमुई पौधे पर, किस पर, छुआमुई पौधे पर। ठीक है, कहता है अनुकुचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है, तो छुई मुई पर, किस पर, छुई मुई पर। ठीक है, अगला कहता है मेरे भाई कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो है सर वो आपको एक अक्रिय तत्व है, क्योंकि हीलियम जो होता है वो पीरियोडिक टेबल के सबसे अंतिम में रखा जाता है। ठीक है, तो यही आपसे पूछा है कि हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम जो है सर वो आपको अक्रिय तत्व है। कैसा तत्व है, तो हीलियम आपका अक्रिय तत्व है। अगला कहता है सर कि एथेन का आणविक सूत्र क्या है। देखो अच्छा, एथेन का आणविक सूत्र ये है, तो इसका हमें बताना सहसंयोजक अबंधन। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया सर कि एथेन बोला तो C2H6 हो जाएगा, यानी 2 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन के साथ 4 होनी चाहिए, तो एक इधर है, एक इधर है, एक नीचे देंगे, एक ऊपर देंगे, 4 हो गया इसके साथ, ये वाला कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन के साथ 1 है, 3 इसमें और देंगे। अब देखो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया। हमसे पूछा सहसंयोजक अबंध, तो सहसंयोजक अबंध वो होगा जो सबसे, ये सब लाइनमा को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक अबंध कहते हैं सर। ठीक है, तो टोटल सहसंयोजक अबंध कितने हैं सर, तो गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 होगा। कितने हो गए सर, 7 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आते हैं। अगला सवाल कहता है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो सर, जब इस बात को समझना कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एथोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एथोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एथोडीकरण कहते हैं। ठीक है, मोटी परत, जब आपसे बोलेगा मेरे भाई मोटी परत, जब आपसे बोलेगा मोटी परत ना सर, तो मोटी परत मारना सर एथोडीकरण। क्या मारना, एथोडीकरण। मोटी परत एथोडीकरण, मोटी परत एथोडीकरण, मोटी परत एथोडीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई जिंदगी में कष्ट है मेरे भाई, तो बता देना सर। फिर बोला सर कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका हीरा होता है सर।
सबसे सॉफ्ट प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो सबसे सॉफ्ट जो होता है सर वो सोडियम होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम को बड़ा आसानी से चाकू से भी काट दिया जाता है सर, ठीक है। तो सबसे मुलायम बोलेगा सर तो सोडियम मारना, सबसे कठोर बोलेगा मेरे भाई तो हीलियम मारना, ठीक है। चलिए आइएगा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु क्या है सर? तो सबसे अधिक तन्य धातु आपका सोना है। आपसे पूछा है सबसे अधिक तन्य धातु क्या है? तो सबसे अधिक आपका तन्य धातु सोना है सर, ठीक है। आइएगा अगला कहता धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो तन्यता कहते हैं सर। क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। या फिर देखो अच्छा आधातवर्धता कहते हैं या क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। खींचेगा सर तो तन्यता होगा। क्या होगा? तन्यता होगा, ठीक है। खींचेगा तो क्या होगा? तन्यता होगा मेरे भाई। क्या होगा? तन्यता होगा। क्या होगा मेरे भाई? लगातार क्लास हो जाता है, थक जाते हैं सर। अगला कहता है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। कहता है सर अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार, खुदराहा या काला, इनमें से कोई नहीं। देखो सर जब आपको पूछेगा चमकदार सतह होती है ना सर तो आपको क्या मारना? चमकदार मारना, ठीक है। धातु पूछेगा तो चमकदार मारना, ठीक है। चलिए अगला कहता है सर कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। C6H12O6 होता है ग्लूकोज का, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। अगला कहता है Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान, तो Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? थोड़ी सी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई। कहता है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले से कर दिया लाल, अब बन गया अम्ल, आ जाना। फिर कर दिया लाल से नीला, आना, अब बन गया अम्ल। फिर कर दिया मेरे भाई लाल से कर दिया नीले, तो बन गया क्षारक, आ जाना मेरे भाई। अब मैं आपको बताता हूं सर कि जब नीले लिटमस पत्र को करेगा लाल तो अपने आप में बनेगा अम्ल, और अम्ल का pH मान जो होता है मेरे भाई वो 7 से अधिक नहीं 7 से कम होता है। लाल लिटमस पत्र को करेगा नीला तो बनेगा क्षारक बोले मेरे भाई तो pH मान 7 से अधिक होगा मोहतरमा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता दो मेरे भाई, आपके खून तक मैं पहुँच जाऊँगा सर, और आपके हर समस्या को मैं कर दूंगा सोल्व, क्योंकि अब आपके हर इंसान में बहनी चाहिए मैथ और साइंस की धारा, है ना सर। यानी आपका क्या हो जाएगा? 7 से कम यानी 5 हो जाएगा, क्योंकि नीले लिटमस पत्र को कर रहा है लाल तो बनेगा अम्ल, और अम्ल का pH मान 7 से कम, तो 7 से कम सिर्फ एगो 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। कहता है निम्न समीकरण में क्या है? देखो सर ये आपको है सर H2Cl2 टू HCl बनाए तो क्या हो गया सर? देखो एक ही हमारा एक संयोजन अभिक्रिया होगा। एक कौन सी अभिक्रिया होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा। जब दो एलिमेंट मिल करके एक नया कंपाउंड बनाता है सर तो ऐसे केस में संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है सर? ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दो को मिला एगो बनाया, ठीक है। आइएगा अगला कहता है शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? शोषण बोलेगा ना मेरे भाई, शोषण किस प्रकार की विक्रिया है सर? तो आप जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे बोलेगा शोषण किस प्रकार की विक्रिया है तो ये आपको उपचयन अभिक्रिया होगा। क्या होगा? उपचयन अभिक्रिया होगा। हाँ आप नहीं खाएंगे, ठीक है, अब पेट भर गया थोड़ा सा, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा खाना नहीं खाता हूँ मेरे भाई, पता है आपको। अभी के मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, थोड़ी सी देख लीजिएगा इस बात को। जब आप लोग का एग्जाम होते हैं ना तो ऐसे केस में पता है हम क्या करते हैं? आपको दिन में सर हम एक ही टाइम खाना खाते हैं, वो भी सर होटल में जब खाना खाते हैं, मेस में जब खाना खाते हैं सर, तो क्या होता है ना कि थोड़ी सी उतना एनर्जी मिलता नहीं है। तो एनर्जी का सबसे बड़ा जादू मेरे लिए यही है सर, ठीक है, अभी के डेट में। लेकिन इसकी ज़्यादा सेवन नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सर ये सब क्या होता है ना कि इसमें थोड़ी सी सर मात्रा जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा अल्कोहल की मात्रा होता है, और ये जब जाता है ना सर अंदर तो थोड़ी सी ये हर चीज़ को निचोड़ देता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी ज़्यादा सेवन करनी नहीं चाहिए, लेकिन वक्त है तो इंसान को कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है सर। तो सर ये एनर्जी का मतलब मेन उपाय मेरा यही है सर। और दूसरा उपाय है, सबसे बड़ा उपाय तो आप लोग है मेरे एनर्जी का, ठीक है, जो आप लोग ने इतना मेरे को सपोर्ट करते हैं सर, ठीक है। हाँ ना, कहता निम्नलिखित अभिक्रिया में अभिक्रियाओं में अपघटन अभिक्रिया कौन है? एक बात आप सबको हम बताएं,
जब हम पॉलिटेक्निक जब हम कर रहे थे ना सर, तो मेरे को लगता था ना कि सर छोड़ छाड़ के हम भाग जाएं। रियलिटी बता रहे हैं सर, लगता था कि कुछ नहीं है ज़िंदगी में सर। जब पता नहीं था ना, जब बचपना रहता है ना सर, तो नहीं पता चलता कि ज़िंदगी में किसको क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। मेरे को लगता था कि हर रास्ता मेरे लिए बहुत अच्छी है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता था। मेरे को लगता है सर कि एक छोटा सा घर है मेरे पास गांव में, वहीं हम ज़िंदगी बिता लेंगे मेरे भाई। लेकिन सर उतना से ज़िंदगी नहीं चलता है सर, उतना से सिर्फ पेट चलता है। ज़िंदगी उतना से नहीं चलता है। ज़िंदगी को चलाने के लिए सर आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। उस रास्ते पे चलना पड़ेगा आपको जिस रास्ते पे कांटे होंगे, आपके पैर में चुभेंगे मेरे भाई। उस रास्ते पे चलोगे तभी आपका ज़िंदगी चलेगा। पेट चलाना है सर तो बाप की संपत्ति को बेच के खा जाओगे, पेट चल जाएगा मेरे भाई। लेकिन आने वाला पीढ़ी आपको बेच के खा जाएगा। हाँ, क्या करेगा भाई, तो उसके लिए कुछ नहीं करोगे तो तुमको बेच देगा मेरे भाई, हाँ, जाके कहीं बाज़ारों में। इसलिए सर ज़िंदगी संभल जाना। चलो आ जाओ, कहता है क्या सर, अच्छा हाँ, इसको हम लोग क्या अपघटन, देखो इधर आना, तो इसमें कौन हो, देखो तो इसमें हमारा ये होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ये सी होगा सर, ठीक है। जब दो अभिक्रिया, एक कंपाउंड जब टूटेगा दो या दो से अधिक में, तो हमारा क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा, ठीक है। देखो हमने क्या बोला सर कि कोई एक कंपाउंड, देखो ये वाला है, ये दो चीज़ों में टूट गया, यही हमारा अपघटन कहलाता है। ये देखो दो है लेकिन दो में टूटा, ये अकेले बन के दो में टूटना ये अपघटन कहलाता है। लेकिन ये दो बन के दो में टूटा नहीं कहलाएगा। एक बन के दो एक में टूटा नहीं कहलाया। ये दो बन के एक में जुटा नहीं कहलाया। लेकिन जो दो एक बन के दो में टूटा वही अपघटन कहलाता है। जो एक बन के दो में टूटा वही क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। अगला कहता है सर निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही, Na2CO3 × 10H2, Na2CO3 × 10H2, Na2CO3 × 10H2, ऑप्शन नंबर बी होगा। कहता है सर क्या कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई। देखो इस बात को समझना कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं। हमने क्या बोला कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है। चलो आ जाना। अगला कहता है सर कि एक उत्तक ईंधन है, उत्तक ईंधन बोलेगा ना मेरे भाई, तो कोयला, लकड़ी, जैव गैस क्या होगा, मार देना थोड़ी सी। देखो उत्तक ईंधन बोलेगा ना सर, उत्तक ईंधन बोले तो उत्तम ईंधन, सॉरी उत्तक नहीं उत्तम ईंधन सर। उत्तम ईंधन जब बोलेगा ना सर तो आपको कोयला होगा या लकड़ी होगा या पेट्रोलियम होगा या फिर जैव गैस होगा। आप जरा बता देना मेरे भाई, इसमें सबसे यूनिक आपको क्या दिखाई दे रहा है। उत्तम ईंधन देखो हाँ, कोयला, लकड़ी सेम, पेट्रोलियम सेम, जैव गैस होगा, ठीक है। उत्तम ईंधन बोलेगा क्या मारना, जैव गैस। उत्तम ईंधन बोलेगा क्या मारना, जैव गैस। इस बात को अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। आ जाना अगले सवाल की तरफ आ जाना। अगला कहता है सर कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करेंगे हम, कभी कोई काम को कर पाएंगे, तभी हम कोई काम को कर पाएंगे जब मेरे पास एनर्जी रहेगा। इसका मतलब कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, देखो जीवाश्म ईंधन सर ना, जीवाश्म ईंधन कोयला है सर, बिल्कुल मेरे भाई, जीवाश्म ईंधन कोयला है, लकड़ी भी जीवाश्म ईंधन है, गोबर गैस भी जीवाश्म ईंधन है, यानी ये सभी हो गए। अरे भाई जरा दिल से सोचोगे तभी तो प्यार होगा मेरे भाई, दिमाग से सोचोगे तो सिर्फ अट्रैक्शन होगा, प्यार नहीं, ठीक है। प्यार उसी को होता है सर जो दिल से सोचता है, और जो सिर्फ दिमाग से सोचता है ना सर तो उसको सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। तो आप इसी बात को समझिएगा कि जब ये गोवा हमें जीवाश्म ईंधन बोला तो दिल से सोचिएगा ना सर, तो ये तीनों आपको एक जैसा दिखेगा, ये तीनों आपको एक जैसा दिखेगा, तो तीनों को मारेंगे झटके में जीवाश्म ईंधन। लेकिन सर आपको इस बात को समझना कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में जो है सर एक और ऑप्शन है जिसका नाम है ये सभी, तो हमारा ये सभी होगा, ठीक है। हाँ ना, कहता है प्रकाश की किरण गमन करती है कैसी रेखा में। प्रकाश की किरण सर टेढ़े कूड़े रास्ता में गमन करता नहीं रे, ये कोई रोड नहीं है सर। हाँ, प्रकाश की किरण जो होती है सर वो हमेशा का हमेशा कैसी रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, कैसी रेखा में, सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है किसमें, प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है, तो ये कांच में होता है सर। प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है, कांच में होता है। हमने आपको पढ़ाया था, आप जरा बता देना मेरे भाई कि हमने आपको पढ़ाया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कहिएगा सर ये तो हम जानवे करते थे, जरा कांच का और वायु का नहीं जानते थे, बता दो ना। अरे बगलूला हम वो दोनों बताए थे, ये तो सब कोई जानता है इसीलिए तो हम जानते हैं, ठीक है। हाँ सर देखो हमने ये भी बताया था सर, हमने ये भी बताया था 2.5 के कुछ आपको हमने ये भी बताया था सर। तो सर आपको कुछ करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। चलो आ जाना। लेकिन जब आपसे पूछेगा न्यूनतम तो मारना कांच, ठीक है। बोलेगा प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं।
प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अगला कहता है सर कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? देखो, जैसे आपसे पूछेगा अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होती है और उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है मेरे भाई? उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होता है मोहतरमा? उत्तल लेंस की क्षमता आपका पॉजिटिव होता है। हमने क्या बोला है सर कि अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होता है, लेकिन उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। आपसे पूछा है अवतल लेंस की क्षमता निगेटिव होगा, उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हमने फिर बोला है सर कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? आप जरा बताना सर, ये कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है सर। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनता है और वस्तु के बराबर आकार का भी प्रतिबिंब बनता है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में टोटल वस्तु को 6 जगह रखा जाता है और 6 जगह अलग अलग प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा किस दर्पण में हमेशा, तो हमेशा बोलेगा छोटका, तो हमेशा छोटका होगा उत्तल में। बोलेगा हमेशा बराबर, तो मारेंगे समतल में। अब बोलेगा सर ये किस दर्पण में बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो बड़ा बनाता है अवतल दर्पण में। आपको ये भी पूछेगा कि अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल दर्पण में, ठीक है। सोलर कुकर में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो अवतल दर्पण में। कान नाक के इलाज करने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण में यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कान नाक आँख ये सब जो चीज़ होता है ना सर, वो छोटी छोटी पार्टें होते हैं। इसमें छोटी छोटी पार्टों को बड़ा तरह का देखना है, दाढ़ी बनाना है, तो ऐसे केस में हम लोग जो दर्पण का इस्तेमाल करते हैं वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दाढ़ी छोटा छोटा उसको देखना है बड़ा में, तो जब बड़ा में देखना है तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया सैलून जाओगे ना सर, 20 रुपये वाला पास जाओगे ना, तो वो तुमको ऐसा ही बना देगा। लेकिन जब बढ़िया सैलून हेलोगे ना सर, तो तुम्हारा फेस रहेगा इतने को, लेकिन दिखाई देगा इतने बड़का। एक मतलब तुम समझ जाना नू कि जब इतना को फेस को इतना बड़का दिखाई दे रहा है, एक मतलब वो अवतल दर्पण लगाया हुआ है, ठीक है। तो अवतल दर्पण थोड़ी सी कॉस्टली आता है मेरे भाई। और हम लोग जो अपने घर में दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ऐना का इस्तेमाल करते हैं, वो समतल दर्पण होती है। क्यों? क्योंकि इसमें वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। अगर आप जाओगे ना सैलून, तो सैलून जाओगे तो देखना कुछ दर्पण ऐसे इस तरह से होगा लगा, देखोगे तो इसको ऐसे दिखाई देगा ये, ठीक है। ऐसे केस में जिसका परावर्तक सतह धसी होती है वो अवतल होती है। और कुछ जगह जाओगे ना सर, कुछ जगह क्या, मोटरसाइकिल आपके पास होगा, बाइक आपके पास होगा ना, तो बाइक के जो साइडवा में दर्पण लगा हुआ रहता है ना, गाड़ी को, पीछे वाला गाड़ी को देखने के लिए, उसका देखो तो यह परावर्तक सतह उठा रहेगा, मतलब समझ जाना कि ये उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पूछता है कि गाड़ी के परावर्तक, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण को यूज किया जाता है? तो आपको उत्तल दर्पण। कहता फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है, बता दो। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस का होता है, ठीक है। चलो आना। कहता है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अभी हम जस्ट आपको पढ़ाए हैं कि साइड मिरर बोलेगा तो मार देना उत्तल दर्पण। क्या मार देना मेरे भाई? उत्तल दर्पण मार देना, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है सर कि जब भी आपको इस तरह का सवाल आवे तो आपको फोड़ देना है, तोड़ देना है, छोड़ना नहीं है सर। कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? कैसे सूक्ष्मदर्शी में? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है सर, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। आइएगा अगला कहता है सर कि परावर्तन के नियम में क्या होता है? देखो ये परावर्तन का नियम है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से होता है, परावर्तक सतह इसका रंगा हुआ होता है, ये परावर्तक सतह होता है सर, ठीक है। यहाँ ये हमारा अभिलंब होता है, यहाँ से आपतित किरण आती है, टकराने के बाद ऐसे मुड़ जाती है, यहाँ पे ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच आई बनाता है, इसके साथ कोण आर बनाता है। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि परावर्तन के नियम में आपतन कोण का मान आए, आपतन कोण का मान आए। हाँ रुक जाओ, ऐसे देखो, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन के नियम में आपतन कोण का मान यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। किसके नियम में? परावर्तन के नियम में। प्रकाश की परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ये भी पूछेगा कि प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश की परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या बोलता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। दूसरा नियम बोलता है कि आपतित किरण कौमा अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर डाला गया आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण एवं अभिलंब आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। ये दूसरा नियम है, ठीक है। और प्रकाश की अपवर्तन का भी 2 नियम होते हैं, ठीक है। हाँ ना। कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? कोई भी लेंस हो, जैसे मान लो ये हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है। ये फिगर कौन कौन लोग देखा है रे? बकलोला, तुम लोग 10वां में पढ़ता है तो ये फिगरों नहीं देखा है?
कुछ और ना सोच लिया है इन्होंने। देखो देखो सर, ये क्या होता है ना सर, यहाँ पे देखना कि ये फोकस एक इधर होता है, एक फोकस आपको इधर होता है सर, ठीक है। तो कोई भी लेंस हो गया, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसमें 2 फोकस होते हैं सर, ठीक है। आ जाना, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगला कहता है सर दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आना, कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन बोले चाहे अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन बोलेगा तो भी 2 नियम होगा, प्रकाश के परावर्तन बोलेगा तो भी 2 नियम होगा। हमने क्या बोला है कि प्रकाश के अपवर्तन बोलेगा तो भी 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन बोलेगा तो भी 2 नियम, और ये 2 में से एगो पक्का आएगा सर, उसमें कोई शक नहीं है। कहता है सर कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, देखो ये अपवर्तनांक बोले ना सर, तो अपवर्तनांक हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू बराबर होता है सर ये साइन आई बट्टा साइन आर। अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन आई बट्टा साइन आर, ओ साइन आई बट्टा साइन आर, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। किसी माध्यम से के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बट्टा साइन आर, साइन आई बट्टा साइन आर, एक मतलब है कि मामला अब की बार फिक्स है सर, ठीक है। देखो मेरे भाई, मैं हमेशा से कहता हूं सर कि इतना क्वेश्चंस को तुम कर लो, ये 250 सवाल को तुम कर दो धुआं धुआं। अगर रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह नहीं फट गया ना मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव में 40 में 40 अगर ठोक के नहीं आ गया ना सर, तो मेरे को ठोक देना। सिंपल फंडा, सिंपल रूल, सिंपल कंडीशन, सिंपल फंडा, ठीक है सर। तो मैंने क्या बोला सर, ये 40 में 40 जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे साइंस में, आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है सर। तो सबको पास शेयर कर दो मेरे भाई, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से मेरे भाई। और 11th 12th के लिए सर टेंशन नहीं लेना है, आपको ज्वाइन कर लेना है अभी से ही रिजल्ट विद संदीप यूट्यूब चैनल को। कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है किसका, तो सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है सर वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हमने अभी जस्ट आपको पढ़ाया कि सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला कहता है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं क्या, तो प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, ठीक है। चलो आ जाना, कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ये सबको कमेंट करना पड़ेगा। ये किसको किसको नहीं पता है, जिसको जिसको नहीं पता है ना उसको पक्का है ना सर दिक्कत होगा। पता है किस पोजीशन पे दिक्कत होगा, शादी के मामला में। फिर हमको याद कर लेना, फोन पे हम बता देंगे नौरी, हाँ फिर शादी के बाद हमको भूल जाना बकलूला। ये सब सिंपल फंडा है मेरे भाई, ये सब तो उनको भी याद रहता है जो 5वां क्लास में बच्चे पढ़ते हैं। हाँ तो क्या सर, 5वां में तो हम ABCD भी नहीं जानते थे। ये बात मेरे साथ होता था जब हम हॉस्टल में रहते थे ना, तो हम 5वां के 6ठा तक ना हम बकलोले थे मान लो, तो ठीक है। लेकिन सर जब कहता है ना इंसान कभी भी पढ़ सकता है, बस उसके अंदर एक जागरूकता का एक मतलब थोड़ी सी होता है ना, वो कभी कभी एंटीबायोटिक खाना पड़ता है। जब एंटीबायोटिक पड़ेगा ना बाबूजी से, तो एकदम तुरंत दिल और दिमाग दोनों सोच हो जाएगा सर, ठीक है। देखो सर होता क्या था ना मेरे साथ कि जब 5 क्लास तक ना सर हम मान लो तो अच्छा से हम ABCD भी नहीं जानते थे। अरे ABCD कहने का मतलब ABCD नहीं, एक होता था कर्सिव राइटिंग में ABCD, ठीक है। वो कर्सिव राइटिंग वाला हम नहीं जानते थे और CBSE से हम पढ़ते थे, ठीक है। हमको नहीं है अभी तक पूरा हम सीख पाए, बट अब तो सीख गए हैं, लेकिन पूरा नहीं सीख पाए थे उस टाइम। तो अब क्या हुआ था ना कि हमको 5 क्लास में जब गए थे ना, तो घर वाला को तो लगता था कि संदीप कुमार बड़ा हैवी पढ़ता है, लेकिन संदीप कुमार पढ़े तो हैवी पढ़ेगा ना, वो पढ़वे नहीं करते थे सर। तो घर वाला को लगा था ना कि इसको सैनिक करवाते हैं, या फिर नवोदय या फिर नेटरहट का एक परीक्षा होता है 5 क्लास में जाओगे ना तब आता है। तो फिर मेरे को लगा था कि इसको सैनिक करवा देते हैं, किसको क्या करवा देते हैं, सैनिक करवा देते हैं। लेकिन मेरे अंदर सैनिक लायक तरीका रहेगा, तजुर्बा रहेगा, तब ना मेरे से सैनिक निकले। घर वाला ने सैनिक का फॉर्म भरवा दिया, हम अच्छा से ABCD नहीं जानते थे कर्सिव में लिखने के लिए सर, ये 5 क्लास की हम बात कर रहे हैं। अब मेरे घर वाला को तो लगता था कि बहुत पढ़ता है, बंदा को हॉस्टल में रखते हैं, पढ़े तब तो फिर क्या हुआ ना सर कि मेरे को तो सैनिक का फॉर्म भरवा दिया, और जब सैनिक का परीक्षा देने गए ना तो उसमें रीजनिंग भी पूछता है। मेरे को कुछ पता नहीं था रीजनिंग, तो ये पता ही नहीं था कि रीजनिंग सिलेबस भी कुछ होता है, नहीं पता था सर। फिर जब मेरे को लगा ना सबसे पीछे से हम टॉप किए थे, सैनिक की परीक्षा जब 6 क्लास में दिए थे तो हम सबसे पीछे से टॉप किए थे। मेरे को लगता है ना सर कि मेरे से बुरा कोई स्टूडेंट नहीं होगा, सबसे पीछे से हम टॉप किए थे सैनिक की परीक्षा में। सबसे पीछे मतलब समझ गया ना, हाँ सबसे बकलोल वाला नंबर मेरे को ही आया था। फिर उस दिन से हमने अपने आप को सोचा सर कि घर वाला मेरे से उम्मीद करते हैं कि तुम पढ़ोगे, लेकिन हम पढ़ाई के क्षेत्र में ना रह करके सर दूसरे क्षेत्र में हम टॉप करते थे। लड़ाई झगड़ा के क्षेत्र में तो हम टॉप करते थे, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में टॉप नहीं करते थे। मेरे को लगा नहीं सर ये क्षेत्र में भी हम टॉप कर सकते हैं। फिर सर उसी दिन से हमने संकल्प लिया कि सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही एंटीबायोटिक चलेगा, पढ़ाई का एंटीबायोटिक चलेगा, एक ही जुनून रहेगा सिर्फ पढ़ाई के सर, सोते उठते जागते। फिर उसी टाइम से हमने संकल्प ले लिया। फिर हम सैनिक तो नहीं हो पाए सर ज़िंदगी में, वरना हम इधर नहीं रहते। फिर 7 क्लास से सर फिर मेरा कोई जोड़ नहीं रहा। 9th 10th संदीप कुमार फिर 1 नंबर पे रहा, ठीक है। तो सर अपने अंदर ना सर ये कभी भी जागरूकता ला सकते हो कि हमें कुछ करना है,
और सर करने की कोई सीमा नहीं होती मेरे भाई, आप कभी भी कुछ चीज़ को कर सकते हैं। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है मेरे भाई, कभी भी कोई इंसान सीख सकता है, ठीक है, आप में चाहत होनी चाहिए, ठीक है सर। चलिए आइएगा हम लोग देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है ना, हाँ अगला कहता है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता, देखो जब बोलेगा पतले लेंस की आवर्धन क्षमता ना सर, तो पतले लेंस का आवर्धन क्षमता कम होगा, ठीक है। आदमी पतला कैपेसिटी कम, आदमी पतला कैपेसिटी कम, आदमी मोटा कैपेसिटी ज़्यादा, यानी लेंस पतला कम, लेंस पतला कैपेसिटी कम, लेंस पतला कैपेसिटी कम, लेंस मोटा कैपेसिटी ज़्यादा, लेंस मोटा कैपेसिटी ज़्यादा, ठीक है। आपसे पूछेगा पतले लेंस की क्षमता तो मार देंगे कम, अगर पूछता मोटे लेंस की क्षमता तो मार देते अधिक, लेकिन पूछा है पतले मारेंगे कम। चलिए अगले सवाल की तरफ सर। अगला सवाल कहता है ना कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे वस्तु का स्थिति कहाँ होती है। अगर आपके पास अवतल दर्पण है सर, और अवतल दर्पण में यहाँ पे एक अनंत पर हमने एक वस्तु को रखा, कहाँ पे रखा, अनंत पे, अनंत पे एगो वस्तु को रखे हैं, तो अवतल दर्पण में जब किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनाता है। जब किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, फोकस पे बनाता है। लेकिन मेरे भाई जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनाता है, वस्तु के समान आकार का बनाता है, उल्टा बनाता है, वास्तविक बनाता है। ये पूछेगा दुइये को पूछवे करता है रे, एगो पूछेगा अनंत पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो आपको बनेगा फोकस पे। दूसरा क्या पूछेगा, हो सकता है, यही दो पूछवे करेगा, हो सकता है पूछेगा वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, तो जब वस्तु को अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनाता है, वस्तु के समान साइज का बनाता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है। और कभी कभी आपको झटके में ये भी पूछ सकता है कि जब वस्तु को फोकस पे रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाता है। जब रखेंगे अनंत पर तो फोकस पे बनाएगा, और जब रखेंगे फोकस पर तो अनंत पर बनाएगा। सिंपल फंडा, सिंपल रूल रे बाबा, ठीक है। चलो सर आना, हमसे पूछा था अनंत पर रखेंगे तो आपका फोकस पर बनाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। कहता है सर एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु की होती है। एक अच्छा इंसान, मैं तो स्वस्थ हूं नहीं सर, एक स्वस्थ इंसान के लिए निकट बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर, है ना, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत होती है, ठीक है। एक स्वस्थ मनुष्य जो अच्छा इंसान है, मैं तो अच्छा इंसान हूं नहीं सर क्योंकि मैं खुद को अच्छा नहीं मानता हूं, ठीक है आना। तो एक अच्छा इंसान जो होता है सर, अच्छा मतलब हम अपना बॉडी से रे, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हम मतलब इंसान है हम अच्छा नहीं है, इंसान हम अच्छे हैं सर, ठीक है, लेकिन शरीर मेरा अच्छा नहीं है सर, इसके वजह से समझ लो कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, ठीक है सर। आ जाना, अरे कुछ भी मतलब देख रहा है कोई इग्नोर करके चली जाती है, हमारा कहने का सेंस वो था, ठीक है, तो कुछ और मत सोच लेना कि संदीप मास्टर का कीटनिए को खराब है। चलो आ जाना सर अगले सवाल की तरफ। तो कोई भी अगर स्वस्थ इंसान है तो वो निकट के बिंदु को 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है, लेकिन दूर बिंदु को वो अनंत तक देख सकता है। आना अगला कहता है सर किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे आगे बनाता है। जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनाएगा सर, कहाँ बनाएगा, रेटिना के जब आगे बनाएगा ना सर, तो रेटिना को जब आगे बनाएगा तो रेटिना के जब आगे बनाएगा तो क्या होगा, उसको रेटिना के आगे बनाएगा तो उसको क्या होगा, निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, कुछ जरा दृष्टि दोष होगा। देखो इस बात को समझना मेरे भाई, जब वो रेटिना के आगे बनाएगा ना, रेटिना के आगे, देखो इस बात को समझ लो, जब वो रेटिना के आगे बनाएगा ना सर तो उसके आंख में निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है। वो रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनाएगा तो उसके आंख में निकट दृष्टि दोष होगा। इस बात को समझ लेना कि जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन रहा है तो वैसे किस में उसको निकट दृष्टि दोष होगा, और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है, रेटिना के आगे, तो होगा निकट दृष्टि दोष। रेटिना के आगे तो होगा निकट दृष्टि दोष, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है तो होगा दूर दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, ठीक है। चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ सर। अगला सवाल कहता है ना कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटन पर आधारित है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पे। इंद्रधनुष का बनना किस परिघटन पर आधारित है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पे। कहता है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, प्रिज्म में प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, तो प्रकाश की वर्ण विक्षेपण। प्रकाश की किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। देखो अच्छा अब देखो हमें पूछा प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। देखो मेरे भाई जब पूछेगा तरंगदैर्घ्य कम, पूछेगा तरंगदैर्घ्य कम, पूछेगा तरंगदैर्घ्य कम, देखो जब पूछेगा तरंगदैर्घ्य कम तो हमने आपको बताया कि उस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा जो सबसे अधिक विचलन करेगा, जो सबसे अधिक विचलन करेगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। यानी सबसे अधिक विचलन करता है बैगनी तो उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। पूछेगा सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल होगा क्योंकि लाल बड़ा कम विचलन करता है, ठीक है, इसलिए सिग्नल में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। आंख व्यवहार करता है किसके जैसा, तो आंख व्यवहार करता है हमारा उत्तल लेंस के जैसा। आंख व्यवहार करता है किसके जैसा, तो उत्तल लेंस के जैसा। कहता है साधारण प्रिज्म में कितने सतहों घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म जो होता है सर वो 5 सतहों से घिरा होता है।
एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, जिसमें से 2 जो होता है सर वो त्रिभुजाकार होता है। 2 क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, आ जाना। अगर बोलेगा सर और 3 क्या होता है सर, तो ये आयताकार होता है। आयताकार होता है। कैसा होता है सर? ये आयताकार होता है। ठीक है, हमने बोला है सर कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक साधारण प्रिज्म जो होता है सर वो 2 सतहों से घिरा होता है, जिसमें 5 सतहों से घिरा होता है, जिसमें 2 त्रिभुजाकार होता है, 5 आयताकार होता है। ठीक है, चलो आ जाना। अगला सवाल क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। अगला कहता है ना कि नेत्रगोलक का व्यास लगभग 2.3 होता है, 2.3 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, नेत्रगोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। कहता है सिग्नलों की व्याख्या होती है कहाँ से? मस्तिष्क से होती है। सिग्नलों की व्याख्या कहाँ से होती है? मस्तिष्क से होती है। ठीक है, चलो आ जाना। अगला कहता है सर मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। कहता है कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? कोर्निया के पीछे एक संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं सर? परितारिका कहते हैं। सर क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं सर? परितारिका कहते हैं। ठीक है, परितारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। आइएगा अगला। अगला क्या कहता है सर? अगला कहता है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने वाला का क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष का उत्पन्न होना का क्या कारण है? नेत्रगोलक का, हाँ, नेत्रगोलक का बढ़ जाना। देखो सर इस बात को समझना, हमें जब किसी इंसान को निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो रहा है तो ऐसे केस में उसका भी नेत्र लेंस की बकरता नहीं बढ़ जाता, घट जाता नहीं बढ़ जाता, बकरता बढ़ जाता या बढ़ जाता है तब निकट होगा। आना, अभिनेत्र लेंस की बकरता बढ़ जाना। ठीक है, अगर किसी इंसान में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो रहा है तो ऐसे केस में अभिनेत्र लेंस की बकरता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की बकरता बढ़ जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो अवतल लेंस, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है ना। अगला कहता है सर कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कहते हैं, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कहते हैं हम लोग परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका। अगला कहता है सर कि नेत्रगोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्रगोलक जब गोल हो जाएगा, नेत्रगोलक जब गोल हो जाएगा, नेत्रगोलक जब क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा, तो ऐसे केस में निकट की वस्तु को हम देख पाएंगे। नेत्रगोलक जब गोल हो जाएगा तो ऐसे केस में हम निकट, देखो जब नेत्रगोलक मान लो ऐसे है, जब ये ऐसे फैल रहा है तो इसका मतलब वो दूर की वस्तु को देख पा रहा है, और नेत्रगोलक जब गोल हो जा रहा है इसका मतलब निकट की वस्तु को देख पाएंगे। ठीक है, नेत्रगोलक जब गोल होगा तो निकट की वस्तु को देखेंगे, और नेत्रगोलक जब फैलेगा तो दूर की वस्तु को देखेंगे। अरे ठेठ भाषा में पढ़ो हमसे। कहता दूरदृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख पाते हैं किस बिंदु को? जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष है तो वो इंसान दूर के ही वस्तु को देख पाते हैं और पास की वस्तु को देख नहीं पाते हैं। जिस इंसान को दूरदृष्टि दोष है तो वो दूर की वस्तु को देख पाते हैं लेकिन पास की वस्तु को देख नहीं पाते हैं, और जो इंसान को निकट दृष्टि दोष है तो वो निकट की वस्तु को देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, चलो आ जाना। अगला कहता है सर कि नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु होनी चाहिए कितनी? अगर हम अपना आंख दान कर रहे हैं तो हमारा आयु होनी चाहिए 60 वर्ष से कम, यानी ये भी है, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, ये सभी पॉसिबल है। ठीक है, अगला कहता है सर कि कौन रंग जिसका खतरे का सिग्नल है? तो लाल रंग होता है जो खतरे का सिग्नल होता है सर। ठीक है, आना। कहता है 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻10 मीटर। अगला कहता है वोल्ट बटा एम्पियर कहलाता है क्या? वोल्ट बटा एम्पियर कहलाता है ओम। चलो आ जाना। कहता है विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। अगला कहता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक होता है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। अगला कहता है सर कि विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है क्या? वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। कहता है 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेगा सर तो तीनों को जोड़ देना, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। श्रेणी क्रम में जाएगा सर तो तीनों को जोड़ देना, और जब समांतर क्रम में जाएगा तो समांतर क्रम का फॉर्मूला ये हो जाता है 1/R1 + 1/R2 और +1 बट्टा क्या कर देना? R3 कर देना। R1 का वैल्यू 1 रखना, R2 का वैल्यू 2 रखना, R3 का वैल्यू 3 रखना। ठीक है, यहां से निकाल देना जब समांतर क्रम बोलेगा तो। अगला कहता है सर कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अगला कहता है सर कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। अगला कहता है 12 वोल्ट विभवांतर के 2 ओमों के बीच आवेश को ले जाने पर कार्य होगा। देखो हमसे पूछा कार्य बराबर पता है क्या होता है? देखो 12 वोल्ट है तो विभवांतर गुने क्या होता है सर? कूलम होता है, यानी विभवांतर कितना है? 12 है, और कूलम कितना है? 2 × 12 2 × 24 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आ जाओ, बस कार्य पूछेगा तो दोनों को गुना कर देना। ठीक है, चलो आ जाना अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है सर। अगला कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक बोलेगा सर तो क्या मारना? ग्रेफाइट मारना। विद्युत का सुचालक बोलेगा तो ग्रेफाइट मारना। ठीक है, आ जाना। कहता है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का बना होता है। ठीक है,
कहता है 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। जब भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा सर तो दोनों प्रतिरोध को जोड़ देना, 10 और 20 हो जाएगा 30 ओम। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कहता है क्या, किसी बल्ब का 120 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमसे पूछा प्रतिरोध। जब आपसे पूछेगा प्रतिरोध मेरे भाई तो कुछ नहीं करना है सर, इसको बस पूरा 220 वोल्ट में, 220 वोल्ट है ना जी, 220 वोल्ट में ये जितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा था इससे भाग दे देना, 110 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ आना। अगला सवाल कहता है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो होता है वो आपको डीसी धारा प्राप्त होता है सर। ठीक है, कहता है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर को श्रेणी क्रम में और ये वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है सर। ठीक है, चलो हमने टोटल 250 क्वेश्चन को हमने फोड़ डाला सर। आप जरा बताइएगा मेरे भाई कि ये आपको क्लास कैसा लगा। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना और सभी को सब्सक्राइब कर देना। और फिर से मैं जाते जाते बोल देना चाह रहा हूं सर कि 11th 12th के लिए आपको टेंशन नहीं लेना सर। पूरा मैथ आपको मैं यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाऊंगा, जिसका यूट्यूब चैनल का नाम है रिजल्ट विद संदीप यूट्यूब चैनल। ठीक है, जो कि आपको सर यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा रिजल्ट विद संदीप, मतलब रिजल्ट विद संदीप कुमार लिखना तो आ जाएगा। ठीक है, और इसमें इसी में देगा, होम भी दिया हो। और पॉलिटेक्निक का सर एकदम एसके साइंस क्लासेस से फिर अब की बार फोड़ेंगे सर और रिजल्ट की दुनिया में फिर एक बार ब्लास्टर देंगे। ठीक है सर, तो सारे चीज़ आपको मैं दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। और अपने छोटे भाइयों के लिए भी जाना, 10th का एक नया बैच हम लॉन्च भी कर रहे हैं। सब कुछ लॉन्च होगा बस आपके एग्जाम के बाद। ठीक है, तो तुरंत सर देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, बाकी सब कुछ हम आपके साथ हैं, देखते रहना। लव यू, बाय बाय मेरे भाई।